जय हिंद। तो आज कवर करेंगे घटना चक्र। घटना चक्र का जो जीएस पॉइंटर है, इसमें जीव विज्ञान को, इसमें जो है रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान दिया हुआ है, तो जीव विज्ञान को यानी कि बायोलॉजी को एक ही वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आज जो है जीव विज्ञान से जितना भी क्वेश्चन वन लाइनर में दिया हुआ है उसको कवर करेंगे, जिससे इसमें जो है अध्याय दिया हुआ है। जैसे सबसे पहले कवर करेंगे जीव विज्ञान की उप शाखाएँ, इसके अलावा देखेंगे जैव विकास, इसी तरह से जो है आपको वर्गीकृत, उसके बाद जो दिया हुआ है उसके बाद देखिए कि जैव उर्वरक के बारे में, आनुवांशिकता के बारे में, तो कोशिका के बारे में, इसी तरह से जो है हम सारा क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और इसमें जो है बायोलॉजी हम आज कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला है कि जंतु विज्ञान का यानी जंतु विज्ञान यानी जूलॉजी अध्ययन करता है, तो जीवित व मृत जानवरों दोनों का जो है अध्ययन किया जाता है जंतु विज्ञान में। उसके बाद देखिए पक्षी को जो किया जाता है ऑर्निथोलॉजी में, और वंशागति का जो अध्ययन किया जाता है जेनेटिक्स में, और पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है उसे इकोलॉजी कहते हैं, और जीवाश्म का अध्ययन जिसे करते हैं उसे पेलियोबायोलॉजी कहा जाता है। फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एंथोलॉजी। फूलों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहते हैं, जबकि कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? इसे जो है एंटोमोलॉजी कहा जाता है। विषय जो जनसंख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़े का अध्ययन से संबंधित है उसे जनांकिंग कहा जाता है। विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहते हैं? इसे जो है इथनोलॉजी कहा जाता है। जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण व पृथ्वी के अध्ययन के इस ज्ञान को जो है मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं? इसे जो है बायोनिक्स कहा जाता है। पोलियो वनस्पति के अंतर्गत पेलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसे जो है पादप जीवाश्म अध्ययन कहा जाता है। रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं? तो इसे जो है सेरीकल्चर कहा जाता है। मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है एपीकल्चर में। उसके बाद देखिए फूलों की खेती किया जाता है तो इसे फ्लोरिकल्चर कहते हैं। फसलों की खेती किया जाता है, इसे एग्रोनॉमी कहते हैं। सब्जियों की खेती को कहते हैं ओरोलीकल्चर। फलों की खेती को अध्ययन को कहते हैं पोमोकल्चर या पोमोलॉजी। उसके बाद देखिए पीसी कल्चर में जो है मछली पालन किया जाता है। हॉर्टिकल्चर में जो है फूल का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद देखिए करा कि लेक्सियोग्राफी में जो है शब्दकोश का संलयन किया जाता है, यानी शब्दकोश का संलयन जो करते हैं उसे लेक्सिकोग्राफी कहा जाता है। उसके अलावा देखिए भाषा की संरचना एवं विकास तथा इतिहास का अध्ययन जिसे जो है फिलोलॉजी कहते हैं, और प्रतिमाओं और चित्रकला का अध्ययन को जो है आइकोनोग्राफी कहा जाता है। बीटी कल्चर के द्वारा जो है किसका उत्पादन किया जाता है? अंगूर का किया जाता है। कीट संवर्धन है, तो कीट की वृद्धि करने का विज्ञान को जो है कीट संवर्धन के अंतर्गत किया गया है। वर्मी कल्चर में जो है प्रयुक्त वर्म होता है तो वह होता है अर्थवर्म, जिसे केचुआ कहते हैं। उसके बाद देखिए जेरेनेटोलॉजी अध्ययन है या संबंधित है, तो यह है वृद्धों के अध्ययन से। जबकि जेनेटिक्स अध्ययन किया जाता है तो जेनेटिक्स में जो है आनुवांशिकता और विचरण का अध्ययन किया जाता है। पेडोलॉजी में जो है मिट्टी के वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। अस्थियोलॉजी का अध्ययन जो है किया जाता है ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत आता है। अस्थियों का अध्ययन जो है ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गट आता है। सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना क्या कहलाता है? उसे सर्पेटोलॉजी कहते हैं। उसके बाद देखिए फिलाटेलिस्ट, इसमें जो है डाक टिकट जमा किया जाता है, यानी डाक टिकट जमा करता है उसे क्या कहते हैं? फिलाटेलिस्ट। साइकोलॉजी जैसे मनोविज्ञान यानी कि फियोलॉजी, और पैथोलॉजी और बैक्टीरियोलॉजी में से बेमेल है तो वह क्या हो जाएगा? साइकोलॉजी। उसके बाद देखिए हाइड्रोपोनिक्स क्या है? तो यह एक मृदा विहीन पादप संवर्धन है। लिथोट्रिप्सी है, तो यह गुर्दे की पथरी को किरणों द्वारा तोड़ना ही क्या कहलाता है? लिथोट्रिप्सी कहलाता है। उसके बाद देखिए जैव विकास। पहला है कि वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम हुआ था लगभग कब माना जाता है? तो यह लगभग 2 अरब वर्ष पूर्व माना जाता है। पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव है तो वह है नीलहरित शैवाल। डार्विन द्वारा प्रस्तुत प्राकृतिक बनावटवाद जो है आधारित है तो वह है किस पर? ओवर प्रोडक्शन, स्ट्रगल फॉर एक्विजिशन एंड वेरिएशंस तथा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट पर आधारित है। डार्विन का द्वारा जो है प्रस्तुत प्राकृतिक बनावरण।
विकासवाद का सिद्धांत जो है किसने दिया था? तो विकासवाद का सिद्धांत जो है डार्विन ने दिया था। जीव विकास को सर्वप्रथम समझाया था तो लैमार्क ने समझाया था। विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था तो हुगो डी व्रीज ने किया था। उसके बाद देखिए विकास का सिद्धांत जो है दिया था डार्विन ने, और एक जीन एक एंजाइम का परिकल्पना जो किया था विडल और टेटम के द्वारा किया गया था। ऑपरेशन अवधारण ओपेरॉन अवधारण जो दिया था तो वह दिया था जैकब और मोनार्ड के द्वारा दिया गया था। विकास का मुख्य कारक है तो विकास का मुख्य कारक हो जाएगा प्राकृतिक विवरण। जैव विकास के संदर्भ में सांपों के अंगों का लोप होने का स्पष्ट किया जाता है। अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग किए जाने के से किया जाता है। भारत का विशाल वन्य बिल्लियों में से हुआ है जिसके बारे में कहा जाता है कि वह हाल ही में विलुप्त हो गई है तो वह है चीता। आधुनिक के मनुष्य के हाल का पूर्वज किसे कहा जाता है? तो क्रो मैग्नन मनुष्य को कहा जाता है। उसके बाद देखिए आर्कियोप्टेरिक्स है, यह एक जुरेसिक युग का जो है सर्प पुरातन पक्षी माना जाता है। उसके बाद देखिए आर्कियोप्टेरिक्स योजक कड़ी थी, यह था सरीसृप व पक्षी के बीच की एक कड़ी थी। मैमथ पूर्वज है तो यह जो है हाथी का। डायनासोर थे तो डायनासोर मेसोजोइक सरीसृप में आता है। डायनासोर है रहते थे यानी डायनासोर रहता था तो यह मेसोजोइक के युग में रहा करता था। जीवों के विकास यानी कि एवोल्यूशन के संदर्भ में सही क्रम क्या है? तो पहला हो जाएगा सलामेंडर, उसके बाद अजगर, उसके बाद कंगारू हो जाएगा। वर्गीकृत देखिए करा कि जीव वैज्ञानिकों ने पादप जगत और प्राणी जगत के जातियों को बहुत बड़ी संख्या में ज्ञात किया है, दृढ़ निकाल कली और पहचान लिया है। संख्या की दृष्टि से अब तक ढूंढे हुए पहचाने जीवों में सबसे अधिक संख्या किसकी है? तो कीटों की। जबकि कीट जो आता है किसके अंतर्गत आता है? तो यह जो है आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आता है। अमीबा विभाजन द्वारा जनन करता है। उसके बाद कहा कि सभी एक कोष के जीव जो है अलैंगिक विधियों से जनन करता है, तो दोनों के दोनों कथन सत्य है और आर जो है एक सही व्याख्या भी कर रहा है। गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को क्या करता है? हमेशा एक सा बनाए रखता है। उसके बाद देखिए सही कथन। पहला है कि गोल कृमि कोई परिसंचरण तंत्र नहीं होता है। उसके बाद है कि अस्थिल मछलियों में बाताशय आमतौर पर विद्यमान होता है तथा उपस्थित श्वसन जो है मछलियों में निषेचन आंतरिक होता है। उसके बाद देखिए स्टार फिश, साफ फिश, पाइप फिश तथा गिटार फिश में से वह जो मछली नहीं है तो स्टार फिश जो है मछली नहीं है। रजत मीन, क्रे फिश, जेली फिश, कैट फिश में से वह जो वास्तविक मीन यानी कि मछली है तो वह है कैट फिश। स्टार फिश, जेली फिश, डॉग फिश और समुद्री घोड़ा में वह जो वास्तविक रूप में मछली है तो वह है समुद्री घोड़ा। सबसे बड़ा स्तनपायी है तो वह है व्हेल। नीली व्हेल जो है सबसे बड़ा स्तनपायी माना जाता है। व्हेल प्राणी है तो वह है स्तनपायी वर्ग का। शार्क स्क्विड, ऑक्टोपस तथा व्हेल में स्तनपायी है तो वह है व्हेल मछली। व्हेल मछली क्या है? यह एक स्तनपायी है। फिनबैक व्हेल, ब्लू व्हेल और स्पर्म व्हेल तथा हम्पबैक व्हेल प्रजातियों में से दांत वाली व्हेल विशालतम कौन सी है? तो वह है स्पर्म व्हेल। एक्डीना कंगारू से ही तथा व्हेल में वह जो अंडे देता है और सीधे बच्चे नहीं देता है तो वह है एक्डीना। उड़ने वाला स्तनपायी है तो वह है चमगादड़। उड़ने वाले जीवों में वह जो पक्षी वर्ग में नहीं आता है तो वह है चमगादड़। उसके बाद देखिए करा कि समुद्री गाय, समुद्री घोड़ा तथा समुद्री सिंह में से स्तनधारी है तो वह है समुद्री गाय और समुद्री सिंह। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं तो यह जो है स्तनी में रखा गया है। सील क्या है? एक स्तनपायी है। एम्फीबिया बताता है तो एम्फीबिया क्या बताता है? तो जल तथा स्थल दोनों पर ही रह सकने वाला पशु को बताता है। वह गुण जो मनुष्य को अन्य सभी बानर गुणों से पृथक करता है तो जानने की इच्छा प्रकट करना। गिबन गुरेला, लंगूर तथा ओरंग उठान में कपी नहीं है तो वह है लंगूर। मानव सदृश लघुत्तम कपी है तो वह है गिबन। गाय बकरी करा कि गाय, बकरी, भेड़ तथा हिरन में नीले गाय आती है तो यह जो है हिरन कुल में आता है। ऑक्टोपस एक मृदु कवची यानी कि मोलस्का संघ में आता है। सबसे बड़ा अकशेरुकी है तो वह है स्क्विड। केकड़ा, बरूथी, बिच्छू, मकड़ी में से वह जीव जो अन्य तीन जीवों के वर्ग में नहीं है तो वह है केकड़ा। व्हाइट लेग हॉर्न एक किस्म है तो वह है कुकुटोकी। टिक और माइट वास्तव में होते हैं तो टिक और माइट वास्तव में जो है मकड़ी वंश में आता है। जुगनू होता है तो जुगनू एक कीट है।
खटमल, खटमल मकड़ी, घरेलू मक्खी तथा मच्छर में वह जो कीट नहीं है तो वह है मकड़ी। मकड़ी एक कीट नहीं है। मकड़ी कीट से भिन्न होती है। मकड़ी जो है कीट से भिन्न होती है क्योंकि मकड़ी में पाई जाती है तो 8 टांगे पाई जाती है। तितली, तिलचट्टा, मच्छर तथा मकड़ी में कीट नहीं है तो वह है मकड़ी। मकड़ी एक कीट नहीं है। वह ग्रुप जिसके जंतु प्रायः रात्रिचर होते हैं तो वह हो जाएगा मच्छर, चमगादड़, उल्लू। मच्छरों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है कि करा कि केवल नर रक्त चूसता है तो ये गलत हो जाएगा। नर नहीं, मादा रक्त चूसती है। उसके बाद देखिए केवल मादा रक्त चूसती है, ये सही हो जाएगा। मादा पौधे का रस चूसती है, ये क्या हो जाएगा गलत, क्योंकि नर जो है पौधे का रस चूसता है। मादा की अपेक्षा नर के डेगन बड़े होते हैं, तो मादा की अपेक्षा नर का नहीं, नर का छोटा होता है, मादा का बड़ा होता है, यानी कि ये भी गलत है। और करा कि नर की अपेक्षा मादा के डेगन बड़े होते हैं तो यह सत्य है, यानी कि 2 और 3 ही सही है। मोलॉक ऊँट जेवड़ा तथा इरोमेटिक्स में वह प्राणी जो अपनी आंत में जल का संग्रहण कर लेता है तो वह है ऊँट। सर्पों की विष ग्रंथि की संगम है तो वह है कशेरुकी प्राणी की लार ग्रंथियां से। उसके बाद देखिए सांप के जहरीले 20 दंत होते हैं जो रूपांतरित रूप है तो वह है जम्बिका दांत के। चट्टान पर उगने वाले पादप कहलाते हैं तो उसे जो है शैलोभिद कहा जाता है। फैशन फ्लावर पादप, घटपर्णी, रात की रानी यानी नाइट क्वीन तथा फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट में कीटहारी पादप कौन सी है तो वह है घटपर्णी। घटपर्णी के स्तंभ, पत्ता, अनु, प्रम तथा पर्णवृंत भागों में से वह जो घट में रूपांतरित होता है तो वह हो जाएगा पत्ता। उसके बाद देखिए ईस्ट क्या करता है तो यह किम्बन के द्वारा। केसिन जो है दूध प्रोटीन है और एलोवेरा जो है यह आवर्त बीजी पौधा है। उसके बाद घटपर्णी जो है यह प्रकाश संश्लेषण करती है। निफेथिस खासियाना यानी घटपर्णी नामक दुर्बल एवं आपातीय पौधा पाया जाता है तो यह मेघालय के आसपास पाया जाता है। पौधा का वह भाग जिससे हल्दी प्राप्त होता है उसे तना कहते हैं। हल्दी के पौधे के खाने लायक हिस्सा किसे क्या कहा जाता है, उसे परकंद कहते हैं। फलों का वह प्रकार जिसमें लीची को रखा जाता है वह है ड्रुप। यदि किसी उभयलिंगीय पुष्प में पुमंग और जयांग अलग अलग समय पर जो है परिपक्व होते हैं तो इस तथ्य को कहते हैं, इसे जो है भिन्न काल पक्ता कहा जाता है। आलू, शकरकंद, वंडा और जिमीकंद अधोभूमि उत्पादित सब्जियों में से एक रूपांतरित जड़ है तो वह है शकरकंद। गन्ना, अदरक, आलू और शकरकंद में वह जिसका संग्रह अंग तना नहीं है तो वह है शकरकंद। सलजम, अदरक, गाजर, शकरकंद में वह जो तना है तो वह हो जाएगा अदरक। परकंद का उदाहरण है तो वह है अदरक। अस्तमकंद का उदाहरण है तो वह हो जाएगा आलू। सल्ककंद का उदाहरण है तो वह हो जाएगा लहसुन। धनकंद का उदाहरण है तो वह है जिमीकंद, सूरन। गाजर, शकरकंद, नारियल तथा आलू में रूपांतरित स्तंभ है तो वह है आलू। आलू क्या है, एक प्रकार का तना है। आलू है एक कंद है। जैव उर्वरक, परवाल मूल और लाइकेन तथा कवक मूल में से वह जो कवकों और उतचर पादपों की जड़ों के बीच उपयोगी कार्यात्मक सहचर है तो वह हो जाएगा कवक मूल। उसके बाद देखिए करा कि फलीदार पादपों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाला नत्रजन्य स्थिरीकरण जीवाणु है तो वह है सहजीवी। क्या हो जाएगा, सहजीवी। उसके बाद मटर पौधा है तो मटर पौधा है एक साग के रूप में। तना काट आमतौर पर प्रयोग किया जाता है तो गन्ना प्रबंधन के लिए। लौंग है, लौंग क्या है तो बंद कलियां हैं। जीरा, लौंग, काली मिर्च तथा हल्दी में से वह जो पुष्प कालिका होती है तो वह हो जाएगा लौंग। लौंग प्राप्त होता है तो शुष्क पुष्प कली से प्राप्त होता है। अदरक है क्या है तो यह है राइजोम। जबकि केसर क्या है तब अदरक जो है राइजोम, केसर जो है पुष्प की वर्तिका एवं वर्तिकाग्र से प्राप्त होता है। अफीम जो है अफीम की डोडी से प्राप्त होता है। सन जो है तना से प्राप्त होता है। केसर होता है जो सूखा मिश्रण है तब फूल के बीज वाले या बनाने वाले भाग से होता है। अदरक क्या है तो यह एक प्रकंद है। प्याज जो है मांसल पर्ण है। आलू है रूपांतरित तना और नारियल का भाग जो खाया जाता है उसे भ्रूणपोष कहते हैं। तना, बीज, जड़, फल में से आलू का खाने योग्य भाग होता है तो वह होता है तना। आलू, मूली, भिंडी, अदरक, शकरकंद में से एक फल है तो भिंडी एक फल है। पादप कली है तो पादप एक भ्रूणीय दहनी है। कॉर्क प्राप्त होता है तो कॉर्क जो है बेकर से सुबर नामक पेड़ से प्राप्त किया जाता है। लहसुन की अभिलक्षणी गंध का कारण है तो वह है सल्फर यौगिक का होना।
प्याजों के करा कि प्याजों के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि प्याज निष्कासित करता है तो सल्फेनिक अम्ल निष्कासित करता है। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या है? तो वह हो जाएगा पुष्प। मिर्ची की तीखापन जो है किसके कारण होता है? तो यह होता है कैप्सेसिन की उपस्थिति के कारण। लाल मिर्च तीखी होती है क्योंकि उसमें उपस्थित होता है तो कैप्सेइसिन उपस्थित होता है। रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र के जिस चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता हुआ है कोशिकत। रेशम कीट जिन पर पनपता है वह क्या होता है? तो वह होता है शहतूत की पत्ती। रेशम का कीट जो जिन पर पनपता है वह होता है शहतूत की पत्तियाँ। कुनैन जो मलेरिया के लिए एक प्रमुख औषधि है वह प्राप्त होती है तो आवृतबीजी पादप से। मलेरिया रोग की प्रभावी औषधि कुनैन का निष्कासन किया जाता है तो सिनकोना की छाल से किया जाता है। उसके बाद देखिए मलेरिया निदान हेतु टीथर नाम की औषधि प्राप्त होती है तो बीजीय पादप से। सिनकोना की छाल से प्राप्त औषधि को जो है मलेरिया के उपचार के लिए प्रयुक्त किया जाता था, जिसे कृत्रिम औषधि ने इस प्राकृतिक उत्पाद को जो है परिस्थिति स्थापित किया हुआ है वह है क्लोरोक्विन। लाइकेन प्रोटोजोआ और साइनो जीवाणु तथा डाइटम में से जीवों का वह समूह जिसका डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाता है तो वह है डाइटम। शहतूत का फल है तो वह है सोरोसिस। पटसन, जूट, कपास में से वह जो पौधे के तने से प्राप्त होता है तो वह है कपास। लेग हीमोग्लोबिन पाई जाती है तो लेग मूल ग्रंथियों से पाई जाता है। बौना गेहूँ, संकर मक्का और ट्रिटिकेल या तथा सोयाबीन में वह जो मानव निर्मित धान्य है तथा जो प्रकृति में नहीं पाया जाता है तो वह है ट्रिटिकेल। कैनोला नामक उपभोग के लिए उगाई गई विशिष्ट प्रकार की तिलहन सरसों की किस्मों को जो है निर्देशित करता है। इन किस्मों की मुख्य विशेषता यह है कि इनके तेल में जो है इरूसिक अम्ल की बहुत अल्प मात्रा होती है। सूक्ष्म जीवाणु यानी बैक्टीरिया को देखा जा सकता है तो कंपाउंड खुर्दबीन द्वारा देखा जाता है। स्पंजी टिश्यू यानी कि स्पंजी उत्तक एक ऐसी गंभीर समस्या है जिसके कारण आम की जिस प्रजाति का निर्यात क्रू प्रभावित हो रहा है वह है अल्फांसो। क्या हो जाएगा? अल्फांसो। उसके बाद कथन देखिए करा कि कुछ जीवाणु अपना भोजन संश्लेषित कर सकते हैं तो ये तो सत्य है। इन जीवाणुओं में हरा पदार्थ जो हरित लवक कहलाता है पाया जाता है तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। उसके बाद करा कि ये जीवित व मृत की सीमा रेखा पर होता है तो ये क्या हो जाएगा? करा कि सूक्ष्म जीवाणु बैक्टीरिया के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो ये गलत हो जाएगा। करा कि ये वनस्पति और जानवर की सीमा रेखा बनाता है, ये भी गलत है। यह फूल देने वाली फूल ना देने वाली वनस्पति की सीमा रेखा पर रहता है, ये भी गलत है। उसके बाद कथन देखिए मरुस्थलीय पौधे के जड़ तंत्र काफ़ी लंबे होते हैं और मृदा का उच्च तापमान जड़ विकास को प्रोत्साहित करता है। तो पहला तो सही है, दूसरा गलत हो जाएगा। उसके बाद देखिए मरुस्थलीय पौधे की जड़ें लंबी होती है क्योंकि जड़ें पानी की तलाश में लंबी हो जाती है। मरुस्थल में फिग्रेटोफाइट मिलते हैं यानी ऐसे पादप जिसमें लंबी यानी कि 20 से 30 फीट जो है मूसला जड़ होती है। शुष्क जलवायु के भलीभांति अनुकूलित पेड़ पौधे को कहते हैं तो उसे जो है मरुद्भिद कहा जाता है। मरुभूमि के पादप अधिकतर होते हैं तो वह होता है मांसल। पौधे जो नमक युक्त मिट्टी पर उगते हैं उसे कहा जाता है हेलोफाइट्स। उसके बाद देखिए करा कि कौन सा कथन जो है सत्य है। पहला है कि जेली रुकदन का कारण अम्ल की अधिकता होता है तो यह हो जाएगा क्या? सत्य। गन्ने के लिए सर्वाधिक अनुकूलित जैव उर्वरक राइजोबियम है तो यह गलत हो जाएगा। नमकीन पानी में उगाए गए पौधे को थैलोफाइटा कहते हैं, ये गलत हो जाएगा। जबकि सुसुप्त अवस्था तोड़ने वाले हार्मोन जो है साइटोकाइनिन है तो ये सत्य है, यानी 1 और 4 हमारा सत्य है। एपीफाइट्स से वे पौधे हो जो अन्य पौधे पर निर्भर करता है यानी यांत्रिक अवलंब के लिए। जल की अधिकतम मात्रा जिसकी पौधे को आवश्यकता होती है वह उसे अवशोषित करता है जड़ों के बालों से। उसके बाद देखिए हाइड्रोफाइट कहते हैं तो एक जलीय पौधे को हाइड्रोफाइट कहा जाता है। पौधे द्वारा ली गई विकिरण ऊर्जा का परिणाम है तो जल का प्रकाशीय अपघटन होता है। स्वजीवी करा कि स्वजीवी क्या है? तो उत्पादक है। जबकि परोपजीवी है तो वह है उपभोक्ता। मृतोपजीवी है तो वह है विबंधक। प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आता है तो प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आता है हरित पादप। आर्की बैक्टीरिया के एक समूह को उत्पादन के लिए उपयोग में लाया जाता है वह है मीथेन। अधिकांश कीट श्वसन करते हैं तो वह अपने वातक तंत्र से जो है श्वसन करता है। जमी हुई झील के अंदर मछली जीवित रह सकती है क्योंकि तलों के निकट पानी नहीं जमता है, वहाँ जो है 4 डिग्री सेल्सियस पानी रहता है। जल से बाहर निकाल ली जाने पर मत्स्य मर जाती है, क्यों? तो वे श्वसन नहीं ले पाती है। मछलियों में समानतः श्वसन होता है तो यह गलफड़ों के द्वारा करती है।
उसके बाद देखिए कह रहा है सेब के फल में लाली का कारण है तो वह है एंथोसाइनिन। टमाटर में लाल रंग का कारण है लाइकोपिन। पपीते में पीले रंग का कारण है तो वह है केरिकाजेंथिन। हाल ही में हमारे वैज्ञानिक ने केले के पौधे की एक नई और भिन्न जाति की खोज की है जिसकी ऊंचाई लगभग 11 मीटर तक जाती है और उसके फल की गुद्दा नारंगी रंग का है। यह भारत में जिस भाग में खोजी गई है वह है अंडमान द्वीप में। जीवित प्राणियों का वह समूह जो एक ही स्पीशीज से संबंधित है तो वह है चीनी, अमेरिकी, भारतीय और काले अफ्रीकी। खमीर एक उदाहरण है तो वह है कबक्का। ईस्ट और मशरूम है तो यह एक फफूंद यानी कि फंगी है। रेशेदार सब्जी में प्रयोग होने वाला मशरूम होता है तो वह होता है कबक। कपास का प्रमुख घटक है तो वह है सेलुलोज। लाइकेन मिश्रित जीव है जो बने होते हैं तो कबक और शैवाल से। लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर भी पारिस्थितिकी अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है वास्तव में सहजीवी सहचर है तो वह है शैवाल और कबक के। नोस्कापिन प्राप्त होता है तो यह होता है पोस्ता यानी कि पॉपी से। हीरोइन प्राप्त होती है तो अफीम पोस्ता से। मॉर्फिन प्राप्त होता है फल से। अफीम प्राप्त किया जाता है तो बिना पके फल के लेक्टस से। अफीम पोस्ता प्राप्त होता है यह पौधे के अधपके फल से। अफीम का मुख्य अवयव है तो वह है मॉर्फिन। उसके बाद देखिए आनुवांशिकता। वर्तमान आनुवांशिक विज्ञान का जनक जो है ग्रेग जॉन मेंडल को कहा जाता है। आनुवांशिकता के जनक के रूप में विख्यात वैज्ञानिक कौन है तो वह है मेंडल। मेंडल ने अपने चिर पारिस्थितिक यानी कि वंशागतित नियमों को प्रतिपादन करने में जिस जीवधारी का उपयोग किया था वह था ग्रांडेन पी यानी कि मटर। उसके बाद देखिए मेंडल की आनुवांशिकता का सिद्धांत आधारित है तो वह है लैंगिक जनन पर। जीनोम चित्रण का संबंध है तो वह है जीन के चित्रण से। जीवों में आनुवांशिक लक्षण संतान में ले जाते हैं तो क्रोमोसोम के द्वारा। उसके बाद देखिए करा कि हमारे शरीर में आनुवांशिकता की इकाई को कहते हैं तो उसे जीन कहा जाता है। प्लवमान जीन यानी कि जंपिंग जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था तो बारबारा मैकलिंटॉक ने किया था। डीएनए में उपलब्ध वह यौगिक जो अमीनो अम्ल नहीं बनाता है तो वह है टायरोसिन। डीएनए में मौजूद शर्करा होती है तो वह होती है डीऑक्सीराइबोसोम। उसके बाद देखिए करा कि कार्बन 14 समस्थानिक का उपयोग करके अनुसंधान करने वाले किया जाता है तो ये क्या हो जाएगा गलत। जबकि एक्सरे तकनीक विज्ञान है ये सही है। कोयला खनन और करा कि डीएनए में अस्थायी परिवर्तन का खतरा रहता है तो वह रहता है एक्सरे तकनीक का यानी कि ये सब सभी क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। उसके बाद देखिए जैव उर्वरक में देखिए कह रहा है कि एजोला है नील हरित शैवाल। ये जो है जैव उर्वरक का उपयोग किया जाता है और अल्फा का प्रयोग नहीं किया जाता है। ईस्ट क्लोरेला एजोला तथा मोल्ड में से एक जैव उर्वरक का स्रोत है तो वह हो जाएगा एजोला। यूरिया जो है यूरिया 2,4-D और स्टेप्टोसाइक्लिन तथा एजोला में से एक जैविक है उर्वरक है तो जैविक उर्वरक जो है एजोला हो जाएगा। पशुओं विशेषतः दुधारू गौ के अनुपूरक भोजन के रूप में प्रयुक्त जैव उर्वरक है तो वह हो जाएगा एजोला। नील हरित शैवाल जो है यह एक जैव उर्वरक है। और उसके बाद देखिए क्रायोसोपा जो है यह माहो नियंत्रण है। बायो 902 जो है सरसों का क्लोन है। जबकि एजोटो वेक्टर जो है यह एक जीवाणु है। वह फसल जिसमें नील हरित शैवाल मुक्त जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है तो वह है धान। नील हरित शैवाल का उपयोग नत्रजन आपूर्ति हेतु किया जाता है तो वह है धान को। एजोला एक अच्छा उर्वरक है तो नील हरित शैवाल को साथ मिलाने से। एजोला बहुधा जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका सहचारी है तो वह है नील हरित शैवाल। एजोला है एक क्या है यह एक जलीय फर्न है जिसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है वह है एजोला। साइनोबैक्टीरिया प्रोटोजोआ तथा विषाणु में से वह जो जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होता है तो वह है साइनोबैक्टीरिया। फसलोत्पादन में जो है नत्रजन उपयोग क्षमता की वृद्धि की जाती है या की जा सकती है तो उर्वरक की मात्रा के बार प्रयोग द्वारा नत्रजन अवरोधक के रूप में या अवरोधक के प्रयोग द्वारा तथा नत्रजन धीरे छोड़ने वाले उर्वरक के प्रयोग द्वारा किया जाता है। साइनोबैक्टीरिया यानी करा कि सोयाबीन में जो है नत्रजन स्थिरीकरण के लिए जो है जिम्मेदार बैक्टीरिया है तो वह है राइजोबियम जेपोनिकस हो जाएगा। 2,4-D क्या है तो 2,4-D जो है एक खरपतवार नाशक है। उसके बाद देखिए कोशिका। यहाँ से जो है क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। नाभिक के अलावा कोशिका के जिस कोशिकांग में डीएनए होता है उसे माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं और लवक
यानी कि लवक में भी होता है। सही सही कथन देखिए कि विषाणु सम एकल तंतु और आरएनए अणु से बने होते हैं। साधारण मानव में गुणसूत्र होता है 46। मानव शरीर की कोशिकाओं में पाने जाने वाले गुणसूत्रों की संख्या होता है तो वह होता है 23 जोड़ी। जीवों में जो है अत्यधिक विविधता का कारण है तो वह है उत्परिवर्तन। लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं तो वह है छिपकली में। पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न है तो कोशिका भित्ति के कारण। जंतु कोशिका में अनुपस्थित होती है तो सेल्यूलोज की उपस्थिति के या सेल्यूलोज की कोशिका भित्ति। जंतु कोशिका में अनुपस्थित रहता है यानी कि नहीं रहता है तो सेल्यूलोज की कोशिका भित्ति। सेल्यूलोज और कोशिका भित्ति। जैव कोशिका का वह भाग जो पावर हाउस कहलाता है तो माइटोकॉन्ड्रिया। पित्तपिंड कोशिका की सहती है तो वह है अंडाशय में पाई जाने वाली कोशिकाओं की। प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है तो प्रोटीन और लिपिड से बना रहता है। प्रोटीन संश्लेषण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका है तो वह है अंतःद्रव्य जालिका जिसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं और राइबोसोम। यह जो है प्रोटीन संश्लेषण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लसिका कोशिकाएं बनी होती है तो लसिका कोशिकाएं बनी रहती है यह तिल्ली में। उसके बाद देखिए स्तंभ कोशिका अनुसंधान के क्षेत्र में नवीनतम विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो कौन सा कथन इसमें पूछ रहा सही है तो कह रहा है कि बीजपुट्टी अवस्था पर भ्रूण मानव स्तंभ कोशिकाओं का एकमात्र स्रोत है। यह सत्य है। स्तंभ कोशिका बीज पुट्टियों को नष्ट कर बिना प्राप्त की जा सकती, यह भी सत्य है। स्तंभ कोशिकाएं वस्तुएं अंतकाल तक स्वयं ही पात्र सहजीवी हो सकती है, यह भी सत्य है। भारतीय अनुसंधान केंद्र ने कुछ कोशिका रेखाओं का भी सृजन किया जिन्हें कई प्रकार के उत्तकों के विकास के लिए जाता है, यह भी सत्य है। प्राणियों में स्तंभ कोशिकाओं के प्रत्यारोपण के संदर्भ में सत्य कथन देखिए। करा कि यह प्राणी में जीवन भर स्वयं में गुणित या गुणन करती है। ये जो है अंगों के क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत करती है तथा ये एक अधिक प्रकार की विशिष्ट कोशिकाओं के बनाने की क्षमता रखता है। प्रक्रमित कोशिका मृत्यु के कोशिकाओं और आणविक नियंत्रण को जो है कहते हैं तो उसे एप्टॉक्सी कहा जाता है। हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद है तो वह हो जाएगा क्रेब्स चक्र। उसके बाद देखिए मानव शारीरिक। हमारे शरीर का अधिकतम भार बना होता है तो जल का। एक व्यस्क मानव शरीर में जल का प्रतिशत होता है वह 65%। लव सोडियम ऑक्सीजन एवं आयोडीन में मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में क्या रहता है ऑक्सीजन। लोहा सोडियम फास्फोरस कैल्शियम में से मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है तो वह है कैल्शियम। वयस्क मानव में होती है तो 206 हड्डी। मानव कंकाल में अब तक ज्ञात हड्डियों की संख्या है तो 206। 20 वर्ष की आयु पर जो है मानव शरीर में हड्डियों की संख्या होता है वह भी 6। लेकिन जो पूछेगा नवजात बालक या नवजात शिशु में जो होता है वह 300 हड्डी होती है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है वह अस्टेपी जो कि कान की हड्डी होती है। हमारे शरीर की लघुत्तम हड्डी पाई जाती है, लघुत्तम के मतलब सबसे छोटी, तो वह कान की। मनुष्य की खोपड़ी में होता है तो वह होता है 28 अस्थियाँ होती है। मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट तथा सोडियम क्लोराइड में से वह लवण जो मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है तो वह है कैल्शियम फॉस्फेट। मनुष्य के शरीर में पसलियों के जोड़े होते हैं तो वह होता है 12 जोड़े। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी होती है तो वह होती है ठोस। शल्क क्रिया में जो है आर्थोप्लास्टिड है तो वह है कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन करना। कैसेरक्यू रज्जु में से निकलती है तो 31 जोड़ियाँ तंत्रिका निकलती है। एक स्वस्थ मनुष्य एक दिन में करता है तो 1.5 लीटर पेशाब करता है यानी मूत्र निसर्जन करता है। उसके बाद देखिए प्रत्यस्था यानी कि इलास्टिक उत्तक टिश्यू जो हड्डियों को एक साथ पकड़े रहते हैं उन्हें कहते हैं स्नायु या लिंगामेंट कहते हैं। दांतों पर जमी परतें बनी रहती है तो भोजन के कण, थूक और मुख अम्ल और बैक्टीरिया से बना रहता है। नाखून काटते समय दर्द क्यों नहीं होता है तो नाखून मृत कोशिकाओं के द्रव द्वारा बनाए रहते हैं जिसमें रक्त संचरण नहीं होता है। अस्थियां एवं दंत निर्माण हेतु आवश्यक होती है तो कैल्शियम और फास्फोरस जो है आवश्यक होती है। कैल्शियम, फास्फोरस, फ्लोरीन तथा आयोडीन में से वह पौष्टिक तत्व जो अस्थि एवं दांतों के निर्माण एवं मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है तो वह है आयोडीन। मनुष्य के जीवन काल में 2 बार विकसित होता है तो 20 दांत। अस्थि दंत वलक डेंटिन तथा सीमेंट्स में से हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग होता है तो वह होता है दंत वलक जिसे एनामिल कहते हैं। मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशियां होता है तो वह होता है जबड़े की। उसके बाद देखिए कह रहा है कि उरोस्थी जो है इसे अस्टर्नम कहा जाता है। उसके बाद जत्रुक जो है क्ले बिकल को कहा जाता है और जनु फलक जो है पटेला को कहा जाता है और स्कंध फलक जो है अस्के पुला को कहा जाता है।
मस्तिष्क जिम्मेदार है तो सोचने के लिए, हृदय गति नियंत्रण के लिए और तथा शरीर के संतुलन बनाए के रहने के लिए जो है मस्तिष्क जिम्मेदार है। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र है तो वह है कैसेर की रज्जु में। मानव के मस्तिष्क में स्मरण क्षमता होती है तो वह होता है सेरिब्रम में। निषेचन की क्रिया होती है तो वह होता है अंडवाहिनी में। मानव शरीर का वह भाग जहाँ शुक्राणु डिम्ब को निषेचित करता है तो वह है डिम्बवाहिनी। मानव जनन तथा करा कि मानव जनन पथ में पहुंचने के पश्चात मानव शुक्राणु अपनी निषेचन क्षमता सुरक्षित रखता है तो 1 से 2 दिनों के लिए। मानव भ्रूण का हृदय स्पंदन करने में लगता है तो अपने परिवर्धन के चतुर्थ सप्ताह में लगता है। वह कला जो परिवर्धनशील भ्रूण की शोषण से रक्षा करती है तो वह है उल्ब यानी कि एनियॉन। स्तनधारियों में श्वसन होता है तो स्तनधारियों में श्वसन होता है फुसफुस यानी फेफड़ा के द्वारा। श्वसन क्रिया में वायु के जिस घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है वह है नाइट्रोजन। एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में औसतन धड़कता है 72 बार। हृदय आराम करता है तो 2 धड़कनों के बीच के जो समय मिलता है उसी में हृदय आराम करता है। सीने में दर्द पसीना एवं जी मचलाना, बाह में दर्द एवं झंझनाहट तथा टांगों में दर्द वह लक्षण जो हृदय घात से संबंधित नहीं है तो टांगों में दर्द जो है यह हृदय घाट यानी हार्ट अटैक से संबंधित नहीं है। इसके अलावा सीने में दर्द, पसीना एवं मचलना, जी मचलना और बाह में दर्द और झंझनाहट ये सब जो है हार्ट अटैक का कारण या संकेत देता है। हृदय घात का सटीक लक्षण है तो जी मिचलाना, तेज पसीना आना और सीने में तेज दर्द होना। हृदय में होता है तो मानव हृदय में जो है 4 कक्ष होता है। हृदय स्पंदन एक विद्युतीय तरंग द्वारा जो है निष्पादित होती है, जो उपजित होती है तो वह होता है हृदय में। मानव कलाई में जो है नाड़ी स्पंदन करती है तो हृदय के बराबर। उसके बाद देखिए मानव शरीर का तापक्रम है ना ही जाड़ों में घटता है ना ही गर्मियों में बढ़ता है। एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल परिमाप होता है तो वह 5 से 6 लीटर होता है। उसके बाद करा कि रुधिर परिवहन तंत्र के बारे में कवर करते हैं। पहला कि रक्त होता है तो यह एक संयोजी उत्तक होता है। हीमोग्लोबिन है तो मानव रक्त में पाए जाने वाले पदार्थ को हीमोग्लोबिन कहते हैं। पूछेगा कि हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है। हीमोग्लोबिन में जो है लोहा पाया जाता है। रुधिर वर्णक के संदर्भ में जो है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है कि इसमें लोहा होता है, सही बात है। यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, यह भी सत्य है। यह कुछ रोगों के प्रति रक्षा प्रदान करता है, नहीं। WBC जो है रोगों को रक्षा प्रदान करता है, ना कि RBC, ये नहीं करता है। यह रक्त में ऑक्सीजन का वाहक होता है, यह भी सत्य है। यानी 3 हमारा गलत है और 3 हमारा सही है। यानी कि 1, 2 और 4 जो है सही है जबकि 3 गलत है। हीमोग्लोबिन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है कि यह रक्त में ऑक्सीजन का संचरण करता है, सही बात है कि हीमोग्लोबिन जो है रक्त में ऑक्सीजन का संचरण यानी कि परिवहन करता है। दूसरा है यह लौह युक्त यौगिक है, यह भी सत्य है। यह कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है, यह गलत है क्योंकि प्रतिरक्षा प्रदान करता है वह करता है WBC। यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, यह भी सत्य है। यानी 3 हमारा गलत है। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन करना। वह प्राणी जिसके जीव द्रव में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है तो वह है केचुआ। रक्त में लाल रंग होता है तो हीमोग्लोबिन के कारण। लाल रक्त कणिकाओं यानी RBC का रंग होता है हीमोग्लोबिन के कारण। रक्त का शरीर में कार्य है तो रक्त का शरीर में कार्य है सारे शरीर में ऑक्सीजन को पहुंचाना। मनुष्य का औसत रक्तचाप होता है 120/80। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप यानी कि सिस्टोलिक और डायस्टोलिक होता है तो 120 से 80 होता है। रक्त दाब का मापक यंत्र है तो वह है स्फिग्नोमैनोमीटर। किसी व्यक्ति का रक्तचाप यानी 140 mm और Hg है तो इस उल्लेख में जो है Hg से तात्पर्य है तो Hg से तात्पर्य क्या है, मरकरी से। जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो समानतः उसका रक्तचाप क्या होता है, बढ़ जाता है। नीचे 4 व्यक्तियों के रक्त दाब का मान दिया गया है। जैसे श्रीमती X का जो है इसमें कह रहा है कि उपयुक्त में से कौन सा रक्त दाब जो है समान है तो वह हो जाएगा 22 का, यानी कि 120/22 ये सही हो जाएगा। हमारे शरीर में रक्त का दाब होता है तो हमारे शरीर में रक्त का दाब होता है वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। उसके बाद करा हुआ रक्त वर्ग जो सार्वत्रिक दाता होता है तो वह हो जाएगा O। उसके बाद कथन देखिए कारण। पहला करा कि AB रक्त समूह के लोग जो है सार्वभौमिक प्राप्त करता होते हैं, ये तो सत्य है। यानी AB वाला जो रक्त समूह वाला व्यक्ति है वह सभी से ब्लड ले सकता है। उसके बाद कारण देखिए रक्त AB यानी कि रक्त AB जो है कि लाल रक्त कोशिका में कोई एंटीजन नहीं होता है, इसीलिए अन्य किसी रक्त समूह के साथ यह सामूहिक ग्लूटेशन नहीं करता है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। उसके बाद देखिए
वर्ग ए बी रक्त वाला व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति को रक्त ले सकता है जिसका रक्त वर्ग कोई भी हो, यानी कि ए से भी ले सकता है, बी से भी ले सकता है और ए बी से भी ले सकता है और ओ से भी ले सकता है। ए बी रक्त वाले वर्ग करा कि ए बी रक्त वर्ग वाले व्यक्ति को कभी कभी सर्वक्रिक रक्त आदाता कहा जाता है। तो उसके रक्त में जो है प्रतिपिंड यानी एंटीबॉडी का अभाव होता है। एक व्यक्ति जिसका रक्त समूह जो है ए है और सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो जाता है तथा चिकित्सा रक्तदान की सलाह दिया जाता है, उसके संबंधियों को रक्तदान हेतु कहा जाता है। किसके, यानी कि जिनके रक्त समूह इस प्रकार है, मान लीजिए पत्नी का ओ है, भाई का ए बी है, पुत्र का ए है और पुत्री का जो है ओ है, तो वह जो है किससे रक्त ले सकता है? तो वह जो है पत्नी से भी ले सकता है क्योंकि उसका वो है। इसके अलावा जो है पुत्र से ले सकता है क्योंकि उसका रक्त ए है और पुत्री से भी ले सकता है क्योंकि उसका भी रक्त ओ है। लेकिन भाई से नहीं ले सकता है क्योंकि भाई में जो है रक्त ए बी है। ए बी किसी को रक्त जो है नहीं दे सकता है। एक मनुष्य जो है दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और उसे रक्तदान की आवश्यकता होती है, किंतु उसके रक्त समूह की परीक्षण करने का समय नहीं है। वह रक्त समूह कौन सा उसे दिया जा सकता है? तो तत्काल के लिए जो है ओ निगेटिव दिया जा सकता है। अज्ञात रुधिर वर्ग एक व्यक्ति गंभीर रूप से दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और उसे तुरंत रक्तदान की आवश्यकता जरूरत पड़ती है। अस्पताल में आसानी से उपलब्ध है वह रुधिर वर्ग जिसका रक्त आदान के लिए जो उपयोग सुरक्षित होगा तो वह हो जाएगा ओ निगेटिव, यानी कि ORH निगेटिव। वह करा कि एक व्यक्ति दुर्घटना से घायल हो गया है, उसके रक्त समूह की जांच के लिए समय नहीं है, उसे खून दिया जाएगा तो O निगेटिव। रक्त समूह का खोज किसने किया था? तो कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। RH कारक का नाम संबंधित है एक प्रकार के बंदर से। एक विवाहित दंपति ने एक बालक को गोद लिया, उसके कुछ वर्ष से उपरांत उन्हें जुड़वा पुत्र हुआ। दंपति में एक रक्त जो है वर्ग ए बी पॉजिटिव और दूसरे का जो है ओ निगेटिव है। तीनों पुत्रों में से एक का रक्त वर्ग ए पॉजिटिव है, दूसरे का जो है बी पॉजिटिव है, तीसरे का जो है ओ पॉजिटिव है। तो गोद लिए पुत्र का रक्त वर्ग कौन सा होगा? तो वह हो जाएगा ओ पॉजिटिव। क्या हो जाएगा? ओ पॉजिटिव हो जाएगा। उसके बाद देखिए, यदि एक पिता का रक्त वर्ग ए है और माता का ओ है तो उनके पुत्र का जो है रक्त वर्ग हो सकता है तो वह ओ हो सकता है। किसी एक समान व्यक्ति के रक्त का पीएच स्तर होता है तो 7.35 से लेकर 7.45 के बीच होता है। रक्त का पीएच मान होता है 7.4। प्रतिजन वह पदार्थ है जो प्रतिपिंड के निर्माण को जो है उद्दीपित करता है। प्रतिजन ऐसा पदार्थ है जो प्रतिरक्षा तंत्र को सर्व या प्रवर्धित करता है। एंटीजन की मूल विशेषता है तो वे प्रतिरक्षों के निर्माण को जो है प्रेरित करता है। शरीर में संक्रमण से हमारी रक्षा करता है तो WBC। सफ़ेद रक्त कण का जो है मुख्य कार्य क्या है? तो रोग प्रतिरोधक क्षमता का धारण करना। रुधिर के प्लाज्मा एंटीबॉडी निर्मित होती है तो लिम्फोसाइट के द्वारा। प्रतिरक्षा यानी कि प्रतिरक्षा का सर्वाधिक संबंध है तो वह है लिम्फोसाइट से। मानव रक्त का संयंता का कारण है रक्त में प्रोटीन। मानव के श्वेत रक्त कणों यानी WBC का व्यास होता है लगभग 0.007 मिलीमीटर। रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थित को जो है रोग विज्ञान की भाषा में कहते हैं उसे ल्यूकेमिया कहा जाता है। लाल रक्त कणिकाएं मुक्त बनती है तो अस्थि मज्जा में बनता है। WBC का बनना तथा RBC का विनाश होना प्लीहा में होता है। ग्लूकोज रक्त ग्लूकोज स्तर समानता व्यक्त किया जाता है तो मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में किया जाता है। हृदय को रक्त का संभरण करने वाली धमनियां कहलाती है तो उसे जो है हृदय धमनियां कहते हैं। रक्त का थक्का बनाने में फाइब्रिनोजेन को जो है फाइब्रिन के परिवर्तन में भाग लेने वाला एंजाइम है तो वह है थ्रोम्बिन। वह शारीरिक प्रक्रम जिससे जो है थ्रोम्बिन का संबंध है तो वह है रक्त जमाव से। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत होता है तो 90%। किसी समान व्यक्ति में रक्त के संदर्भ में जो है सही कथन है तो रक्त में WBC की तुलना में बिंबाणु अधिक होता है। मानव शरीर में ऑक्सीजन का अभिगमन होता है तो वह होता है कहाँ से? तो पहले फुसफुस के द्वारा, उसके बाद रक्त के द्वारा और उसके बाद ऊतक के द्वारा। उसके बाद देखिए जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो श्वसन की गति बढ़ जाती है। कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता मुक्ता प्रभावित करती है तो रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता को। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला करा कि कटे स्थानों पर रक्त प्रवाह रोकने के लिए जो है फिटकरी का उपयोग किया जाता है तो ये तो सत्य है। रक्त एक कोलाइडी निकाय है जिसमें ऋणात्मक कोलाइडी कण होता है। फिटकरी के जो है एल्युमिनियम आयनों की स्कंदन शक्ति अधिक होती है, अतः रक्त स्कंदित हो जाता है। ये भी सत्य है, यानी कि R जो है A का सही व्याख्या भी कर रहा है।
एक ऐसा कृत्रिम रक्त जो प्लास्टिक के रक्त की किस्म है जिसे जिसे किसी मरीज को जो है किस्म की विचार के लिए बिना दिया जा सकता है उसे बनाया जाता है। तो यह बनाया था ब्रिटेन के वैज्ञानिक ने बनाया था। उसके बाद देखिए पाचन तथा उत्सर्जन तंत्र। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग जो संपन्न होता है वह होता है छोटी आंत में। लार सहयोग करती है तो स्टार्च के पाचन में सहयोग करता है। मानव वृक्क यानी किडनी का कार्य संबंधित कथन देखिए। पहला है वृक्क में उत्सर्जन या उत्सर्ग अपनयन के पश्चात स्वस्थ रक्त वृक्क धमनी से वापस से जाता है। उसके बाद है कि बोमन संपुट से जो है निष्कंदन द्रव्य लघु नलिकाओं से गुजरता है जहां अधिकांश ग्लूकोज का जो है पुनर्शोषण होता है तथा वृक्कीय शिरा में रक्त के पास वापस भेजा जाता है। ये भी सत्य है। मनुष्य शरीर में खून की शुद्धता या शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं। तो मनुष्य के शरीर में जो खून की शुद्धिकरण प्रक्रिया को डायलिसिस से कहा जाता है। सत्य कथन देखिए, शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। डायलिसिस संबंधित है तो यह जो है वृक्क से यूरिया रक्त से पृथक किया जाता है गुर्दा के द्वारा। वृक्क से औसत रक्त प्रवाह होता है तो 1200 सीसी प्रति मिनट होता है। अपोहन किसके कार्य संपादन हेतु प्रयुक्त होता है तो वह है वृक्क। जब वृक्क कार्य करना बंद कर दे तो जमा होता है तो रक्त में नत्रजनित अपशिष्ट पदार्थ जमा हो जाता है। मानव गुर्दे का सामान्य कार्य क्या है तो रक्त में जल की मात्रा का नियंत्रण, यूरिया को छान कर बाहर करना तथा कई हार्मोन का स्रावन करना। मानव वृक्क असमरी में पाए जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक है तो वह है कैल्शियम ऑक्जिलेट। मानव गुर्दे में बनने वाला पथरी प्राय बनी होती है तो कैल्शियम ऑक्जिलेट की। कथन देखिए, मानव शरीर में यकृत वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और इसके अलावा कहा कि यकृत 2 महत्वपूर्ण वसा पाचन एंजाइम उत्पन्न करता है। ये क्या है? गलत है। उसके बाद देखिए एंजाइम एक है तो एंजाइम एक है वायु उत्प्रेरक है। एंजाइम मूलतः होता है प्रोटीन का। वह एंजाइम जो ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तन करने के लिए प्रेरित करता है तो वह है जाइमेज। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है तो वह है एंजाइम। लाइपेज, यूरिया, सेलेस्मा तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में वह जिसकी उत्पत्ति यकृत के द्वारा किया गया है वह है यूरिया। लिपिड्स का पाचन होता है तो पित्त अम्ल एवं लाइपेज की उपस्थिति में। मानव तंत्र में एक पाचन एंजाइम नहीं है तो वह है गैस्ट्रिन। उसके बाद देखिए कथन करा कि हमारे आहार में सभी प्रोटीन का पाचन केवल क्षुद्रांत में होता है। ये जो है क्या है? गलत है, क्योंकि सब छोटी आंत में केवल नहीं होता, इसके अलावा मुंह से ही पाचन शुरू हो जाता है। उसके अलावा देखा करा कि कारण में कि अग्नाशय से प्रोटीन का पाचन करने वाली एंजाइम को जो है क्षुद्रांत में छोड़कर या छोड़ा जाता है। ये तो सत्य है। क्षुद्रांत जो है छोटी आंत को कहा जाता है। तो ये क्या है? आर सही है, लेकिन ये गलत है। प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम है तो वह है ट्रिप्सिन। स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम है तो वह है इमाइलेज। वह परिवर्तन जिसमें एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है तो वह है प्रोटीन को अमीनो अम्ल में। मानव शरीर में कुछ संलग्न होता है तो वह होता है बृहदांत यानी कि बड़ी आंत में। मानव शरीर में क्षुद्रांत की 3 संरचनात्मक भाग की लंबाई का सही वर्णन किया है। पहला हो जाएगा सशांत्र, मध्यांतर और ग्रहणी। वह आहार जो मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करती है तो वह है पनीर। उसके बाद देखिए प्रोबायोटिक खाद्य से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार करिए। पहला कि प्रोबायोटिक खाद्य में जो है सजीव जीवाणु विद्यमान होते हैं जो मानव के लिए लाभकारी जाने जाते हैं। ये क्या है? सत्य है। प्रोबायोटिक खाद्य अंतर फ्लोरा के अनुरक्षण में सहायक देता है। उत्पूर्वक कथन सत्य देखिए तो दोनों के दोनों क्या है? सत्य है। उसके बाद कह रहा है कि न्यूट्रास्टिलिक्स उत्पाद में जिनमें होता है तो वह होता है पोषक और औषधि प्रभाव होता है। एंजाइम तथा कार्यों का सही जोड़ा देखिए। कह रहा है कि ई कोलाई प्रतिबंध यह होता है डीएनए को विशिष्ट प्रदान करता है, जबकि एंडोन्यूक्लियस 2 यह जो है स्थलों पर काटने के लिए किया जाता है। उसके बाद देखिए प्रकाश संश्लेषण। हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड लेना व ऑक्सीजन को छोड़ना ही हरे पौधे द्वारा जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में होता है। प्रकाश संश्लेषण में पौधे द्वारा उपयोग किया जाता है तो CO2 को प्रयोग किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक गैस है CO2। ऑक्सीजन जो प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न आती है जल से। पौधे द्वारा तीव्र अवशोषण होता है तो वह होता है नीला और लाल प्रकाश में। पृथ्वी पर अधिकांश ऑक्सीजन उत्पत्ति होती है तो शैवाल से। प्रकाश संश्लेषण होता है तो दिन अथवा रात दोनों में। पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है तो उसे जो है फोटोसिंथेसिस कहा जाता है।
वह क्रिया जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार करता है उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण होता है तो क्लोरोप्लास्ट में होता है। प्रकाश संश्लेषण हेतु सर्वाधिक क्रियाशील प्रकाश है तो वह है लाल प्रकाश। प्रकाश संश्लेषण में सबसे अधिक प्रभावकारी होता है तो वह होता है लाल प्रकाश। प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित द्वारा जो है सर्वाधिक उपयोग किया जाता है तो लाल प्रकाश का प्रयोग सबसे अधिक किया जाता है। कृत्रिम प्रकाश है तो प्रकाश संश्लेषण का कारण हो सकता है। उसके बाद देखिए प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करता है तो वह करता है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। वह प्रक्रम जो प्रकाश संश्लेषण में सम्मिलित है तो वह है परिमेयता ऊर्जा और स्थितिक ऊर्जा में परिवर्तन होती है और संचित हो जाती है। अधिकतम जो है कुशलतापूर्वक सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन करता है तो वह करता है क्लोरेला। प्रकाश संश्लेषण जल का अवशोषण और पोषक तत्वों का अवशोषण तथा पौधे को जो है सहारा प्रदान करने में पौधे की जड़ का कार्य नहीं है तो वह है प्रकाश संश्लेषण। जब किसी वृक्ष की छाल वृक्ष के आधार के पास से जो है गोलाकार चारों तरफ से हटा दी जाती है तो वह वृक्ष धीरे धीरे सूख कर मर जाता है क्योंकि जड़ें ऊर्जा से वंचित रह पाती है या रह जाती है। पौधे में जो है फ्लोएम मुक्त उत्तरदायी है तो वह आहार वहन के लिए। श्वसन, प्रकाश संश्लेषण जैविक पदार्थ का क्षय तथा ज्वालामुखी क्रिया में से पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है तो प्रकाश संश्लेषण। उसके बाद देखिए विटामिन एवं पोषण। फंक ने आविष्कार किया था तो विटामिन का आविष्कार फंक ने किया था। विटामिन होते हैं तो यह एक कार्बनिक यौगिक होता है। यौगिकों का वह समूह जिसे सहायक आहार कारक कहा जाता तो वह है विटामिन। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम में से पौधे का विकास के लिए आवश्यक नहीं है तो वह है सोडियम। बोरॉन, जस्ता, सोडियम तथा ताम्र में से पौधे के लिए अनिवार्य सूक्ष्म पोषक नहीं है तो वह है सोडियम। जीवधारियों को कम से कम 27 तत्वों की आवश्यकता होती है जिनमें से 15 धातुएं जो प्रभुत्व मात्रा में आवश्यक है तो वह हो जाएगा पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम। भोजन के वर्ग में जो है प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है तो वह होता है वसा में जो है 9.2 किलो कैलोरी ऊर्जा होती है 1 ग्राम वसा में। सेब का हृदय रोगी के लिए विशेष महत्व है क्योंकि बड़े स्रोत है तो यह केवल पोटेशियम के लिए सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। आहार में जो है नियमित रूप से ताजे फल और सब्जियां ग्रहण करना वांछनीय है क्योंकि यह ऑक्सीकरण रोधी तत्वों के जो है अच्छे स्रोत होते हैं। ऑक्सीकरण रोधी तत्व व्यक्ति के स्वास्थ्य बने रहने और दीर्घायु होने में सहायक सिद्ध होता है क्योंकि ये शरीर में जो है चयापचय के उत्पादक के रूप में उत्पन्न मुक्त मूलकों को जो है निष्क्रिय बनाता है। उसके बाद देखिए कैल्सीफेरॉल यह अस्थि रुग्णता होता है जबकि नियासिन जो है प्लेग्रा यानी कि चर्मग्रह और कोबालमिन जो है संगतिक रक्त पालता होता है। थायमिन जो है विटामिन बी यानी बेरी और विटामिन डी जो है सूखा रोग और विटामिन के जो है रक्त का थक्का बनाने में समस्या को दूर करता है। उसके बाद देखिए कि मिर्च, कुम्हार, मटर और मूली सब्जियों में सर्वाधिक विटामिन सी जो मिलता है वह मिलता है मिर्च में। विटामिन जो खट्टे फलों यानी कि साइट्रस में पाया जाता है तथा चर्म को जो है स्वस्थ रखने में ज़रूरत होती है तो वह है विटामिन सी। विटामिन सी का मुख्य स्रोत है कच्चे और ताजे फल या जितने भी खट्टे फल हैं उसमें विटामिन सी प्रमुख मात्रा में मिलता है। कंचन एक उन्नत किस्म है तो कंचन जो है आंवला का एक किस्म है। सेब, आम, आंवला, दूध में से विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत जो है आंवला में मिलता है। गाजर, अमरूद, आम, संतरा में से विटामिन सी की मात्रा जो है संतरा में। विटामिन सी का रासायनिक नाम जो है एस्कोरिक एसिड। आलू, गन्ना, संतरा, चुकंदर में से विटामिन सी की सर्वाधिक मात्रा जो है संतरा में। घावों को भरने में सहायक विटामिन है विटामिन सी मदद करता है लौह के अवशोषण में। विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी और विटामिन ई में से वह जो शरीर में भंडारित नहीं होती है तो वह है विटामिन सी। वह विटामिन जिसकी कमी से खून का थक्का धीरे धीरे बनने का बीमारी होती है तो वह है विटामिन के। रक्त का थक्का बनने में सहायक होती है तो वह होता है विटामिन के। रुधिर अस्कंदर में प्रभावी होती है तो वह होता है विटामिन के। आंत के जीवाणुओं द्वारा संश्लेषित होता है तो विटामिन B12 और विटामिन के। विटामिन डी का स्रोत है तो वह है सूर्य का प्रकाश। सूर्य की किरणों से प्राप्त होता है विटामिन डी। विटामिन डी की अल्पता से जो होता है रिकेट्स या ऑस्टियोपोरोसिस रोग हो जाता है। विटामिन डी में पाया जाता है तो कैल्सीफेरॉल पाया जाता है। उसके बाद देखिए कोले के सिरेफेरॉल रासायनिक यौगिक का नाम है तो वह है विटामिन डी। रतौंधी होती है विटामिन ए की कमी से। मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है तो वह रहता है यकृत में। पत्ता गोभी, गाजर, मूली, पत्ता गोभी, गाजर, फूल गोभी तथा पालक में कौन सा जो है विटामिन ए की मात्रा सबसे अधिक होगा तो गाजर में।
सेब, पपीता, अमरूद, आम में से एक विटामिन यानी कि एक विटामिन ए का प्रचुर स्रोत है तो वह हो जाएगा पका हुआ आम, पका हुआ आम। उसके बाद देखिए ताड़ का तेल, नारियल का तेल और गेहूं अंकुरन का तेल है तथा राई यानी सरसों का तेल में विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत है तो वह है गेहूं अंकुरन का तेल। विटामिन ए प्रोटीन, एंजाइम, हार्मोन में से हुआ जिसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है तो वह है विटामिन ए। उसके बाद देखिए कथन और कारण, करा कि यदि कोई व्यक्ति हरी सब्जियां खाना बंद कर दे तो उसे रतौंधी हो जाएगी, तो ये क्या होगा, गलत हो जाएगा। उसमें विटामिन ए की कमी हो जाएगी, ये क्या है, सत्य है। जिस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है वह विटामिन B12 हो जाएगा। साइनोकोबामीन जो है वह है विटामिन B12। थायमिन है तो विटामिन B1। जल में घुलनशील विटामिन है तो वह है BC। करा कि जल में घुलनशील विटामिन है तो जल में घुल जाता है, वह घुलता है विटामिन C। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी तथा विटामिन ई में से पानी में घुलनशील है तो वह है बी कॉम्प्लेक्स। बी और सी जो है पानी में यानी कि जल में घुल जाता है। कुछ विटामिन वसा में घुलनशील है जबकि अन्य जल में घुलनशील है, वह विटामिन जल में घुलनशील है, वह है BC। उसके बाद देखिए कह रहा है एक मनुष्य को बेरी सूखा रोग व स्कर्वी की बीमारी होगी यदि वह नहीं ले रहा है तो विटामिन B1 और D और C किसी स्वप्न को प्राप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होता है तो वह होता है विटामिन B6। उसके बाद रोग देखिए और कारण देखिए। पहला है कि रतौंधी जो होता है विटामिन ए की कमी से, रिक्टेस बीमारी होता है विटामिन डी की कमी से, स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी की कमी से, सूखा रोग होता है विटामिन डी की कमी से, फॉलिक अम्ल से क्या होता है तो रक्त उपलब्धता होता है और विटामिन B3 से जो है प्लेग्रा होता है। रेटिनॉल जो है नेत्र सूख कर लाल होना ही रेटिनॉल कहलाता है, यह विटामिन ए की कमी से होता है। टोकोफेरॉल जो है बांध्यता होता है और जिसमें विटामिन ई सहायता करता है और साइनोकोबालमिन जो है यह घातक रक्तचाप होता है। उसके बाद देखिए पायरिडॉक्सिन जो है मानसिक व्याधि होती है और विटामिन ई की कमी से जो है बांझपन होता है। टाइलिन क्या करता है तो यह स्टार्च को पचाने में सहायता करता है और पेप्सिन जो है यह प्रोटीन को पचाने में सहायक करता है। रेनिन जो है रक्त में एंजियोटेंसिनोजेन को जो है एंजियोटेंसिन में बदल देता है। ऑक्सीटोक्सिन जो है समश्रीन पेशियां में जो है सिकुड़न प्रेरित करता है। उसके बाद देखिए करा कि विटामिन यानी कैरोटीन जो है एक विटामिन है, पेप्सिन एक एंजाइम है, जबकि टेस्टोस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन जो है यह एक हार्मोन है। कैरोटीन क्या है तो कैरोटीन एक प्रोटीन है। केला जो एक फल के रूप में अत्यधिक मूल्यवान भोज्य पदार्थ माना जाता है तो यह इसके प्रति 100 ग्राम में होता है तो ऊर्जा का 116 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। प्रोटीन की अधिकतम मात्रा पाई जाती है तो प्रोटीन की अधिकतम मात्रा जो है सोयाबीन में पाया जाता है। सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाती है सोयाबीन के दानों में लगभग 46%। चावल, मूंगफली, सेब में से प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है तो वह हो जाएगा मूंगफली। प्रोटीन एवं वसा दोनों की प्रचुर मात्रा मिलती है तो मूंगफली में। बाल जिस प्रोटीन का बना होता है उसे कहते हैं कैरोटीन कहते हैं। मानव के बाल एवं नख में विटामिन यानी नाखून में विद्यमान रहता है तो कैरोटीन। प्रोटीन की प्रचुरता वाले खाद्य पदार्थ में उपस्थित एमिनो अम्ल टायरोसिन के बारे में सत्य कथन नहीं है। कौन सा जो है नहीं है तो यह बुढ़ापे के लिए उत्तरदायी मुक्त मुल्कों के विरुद्ध जो है रक्षा कर सकता है, यही जो है नहीं कर सकता है। उसके बाद गेहूं में रोटी बनाने के गुण को प्रभावित करने वाला पदार्थ है तो वह है ग्लूटीन। क्या है ग्लूटीन। एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष की दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो वह होता है 4000 किलो कैलोरी। एक गिलास पानी पीने से मिलती है तो वह मिलता है 0 कैलोरी ऊर्जा, क्योंकि पानी में जो है कोई कैलोरी ऊर्जा नहीं मिलती है। इसके अलावा देखिए करा कि भोजन का एक प्रमुख अंग है तो वह है कार्बोहाइड्रेट। लंबे समय की कसरत का मुख्य ईंधन होता है तो वह होता है कार्बोहाइड्रेट। हमारे शरीर में अम्लीयता तथा क्षारकता के बीच जो तत्व संतुलन बनाए रखता हुआ है फास्फोरस। ग्लाइकोजन अमीनो अम्ल तथा करा कि ग्लाइकोजन अमीनो अम्ल वसा तथा क्लोरोफिल में से वह यौगिक जो मानव शरीर में संग्रहित नहीं रहता है तो वह है अमीनो अम्ल। जामुन, करौंदा और लोकाट तथा अमरूद में से लौह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है करौंदा में। उसके बाद देखिए निम्नलिखित खनिजों पर विचार करें। पहला है कि कैल्शियम, लौह और सोडियम। करा कि उपयुक्त खनिज में मानव शरीर में पेशियों के संकुचन के लिए जो है आवश्यक है तो वह है तीनों के तीनों। पालक के पत्ते में सबसे अधिक मात्रा में आयरन मिलती है। पालक के पत्ते से जो है सबसे अधिक मात्रा में आयरन मिलता है। गाजर, टमाटर, चावल तथा पालक में से लौह का सबसे अच्छा स्रोत है तो वह हो जाएगा पालक। लौह का अंश सबसे अधिक पाया जाता है तो लौह का अंश सबसे अधिक पाया जाता है हरी सब्जियों में।
उसके बाद देखिए बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे हो जाते हैं क्योंकि उसमें बहुल मात्रा में क्या रहता है, तो इमाइलोज रहता है। इमाइलोज जो है सबसे अधिक रहता है। दूध में मिठास आ जाती है लैक्टोज की उपस्थिति के कारण। दूध में विद्यमान सैकराइड है तो वह है लैक्टोज। दूध खराब होता है तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण। दूध का दही में परिवर्तन होता है बैक्टीरिया के द्वारा। गाय के दूध के हल्के पीले रंग का कारण है कैरोटीन की उपस्थिति के कारण। गाय का दूध पीले सफ़ेद रंग होता है जिसका कारण उसमें उपस्थित होता है कैसिन के साथ कैरोटीन। भैंस के दूध में औसत वसा की मात्रा होती है तो वह होता है 7.2%। दूध को पचाने के लिए आवश्यक एंजाइम रेनिन और लैक्टेस मानव शरीर में लुप्त हो जाता है तो 6 से 15 वर्ष की आयु के मध्य। दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है वह है रेनिन। कैसिन दूध होती है तो वह होता है प्रोटीन। दूध का धवल रंग होता है तो कैसिन की उपस्थिति के कारण। उसके बाद देखिए एग्लूटिनिन कैसिन और मायोसिन तथा हीमोग्लोबिन में से वह प्रोटीन जो दूध में पाई जाती है कैसिन। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है यानी टिश्यू का निर्माण होता है प्रोटीन से। मानव शरीर की धीमी वृद्धि होती है प्रोटीन की कमी के कारण। वह जैव रूपांतरण जो मानव शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है तो वह है एटीपी से एडीपी के रूप में। श्वसन में ऊर्जा उत्पादित होती है तो एटीपी के रूप में। विटामिन B12 में जो है कोबाल्ट पाया जाता है। हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है और क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। पीतल में जो है तांबा पाया जाता है और खाने के नमक में सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। कपड़े धोने का सोडा में जो है सोडियम कार्बोनेट पाया जाता है। विटामिन B2 को जो है रिबोफ्लोविन कहा जाता है जबकि विटामिन B6 को जो है पायरिडॉक्सिन कहा जाता है। विटामिन B12 को जो है कोबालामाइन कहा जाता है। उसके बाद देखिए लोहा जस्ता गंधक तथा मैग्नीज में से सूक्ष्म तत्व नहीं है तो गंधक जो है सूक्ष्म तत्व नहीं है। पपीता में मुख्यतः पाया जाता है तो विटामिन सी। पपीता में मुख्यतः पाया जाता है विटामिन सी। आम पपीता गाजर तथा दूध में से विटामिन ए का प्राकृतिक स्रोत नहीं है तो वह हो जाएगा दूध। प्राकृतिक यानी विटामिन ए का प्राकृतिक स्रोत नहीं है तो वह हो जाएगा दूध। अल्फा कैरोटीन एक प्रोटीन है जो त्वचा में उपस्थित होता है। वह तत्व जो सभी प्रोटीनों में विद्यमान होता है तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन। प्रोटीन को विकृत नहीं करता है तो वह है अवरक्त किरणें। तरुण तथा वृद्धि व्यक्तियों में प्रोटीन की आवश्यकता होती है तो वृद्धों में उच्चतर और तरुणों में जो है न्यूनतम होता है। सामान्य क्रियाशील महिला के लिए प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा है तो वह है 45 ग्राम। दूध पीलेपन वाली माँ के करा कि दूध पिलाने वाली माँ को जो है प्रतिदिन आहार में आवश्यक होती है तो 70 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है। उसके बाद देखिए करा कि वह उपयोग में से कौन सा विशिष्ट लक्षण है, यानी कि बोतल का दूध पीने वाले बच्चे को तुलना में माँ का दूध पीने वाले बच्चों के लिए उपयुक्त कौन सा विशिष्ट लक्षण है। पहला है कि वह कम मोटा होगा, ये तो सत्य है। उसमें रोग का प्रतिरोध करने की क्षमता अधिक होगी, ये भी सत्य है। उसे विटामिन और प्रोटीन की अधिक मात्रा मिलेगी, तो ये भी सत्य है। उसकी लंबाई में असमान वृद्धि होगी, ये गलत है। यानी कि 1, 2, 3 जो है यह माँ के दूध पीने से होगा। उसके बाद देखिए स्टार्च है, तो स्टार्च एक पॉलीसेकेराइड है। उसके बाद देखिए करा कि स्टार्च और सेलुलोज के बारे में कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है, तो वह हो जाएगा आयोडीन के साथ दोनों रंग प्रदान करते हैं, ये गलत हो जाएगा। दोनों का वानस्पतिक उद्भव होगा, दोनों बहुलक है और दोनों ग्लूकोज अणु से निर्मित होता है। प्रोटीन स्टार्च तथा रेशे में से लार की सहायता से पच जाता है, तो स्टार्च। वह विटामिन जो हार्मोन माना जाता है, तो वह विटामिन जो जिसे हार्मोन माना जाता है, तो वह हो जाएगा विटामिन डी। वह विटामिन जिसे हार्मोन माना जाता है तो विटामिन डी। रेटिनॉल, फॉलिक अम्ल और अस्कर्बिक अम्ल तथा कैल्सीफेरॉल में से विटामिन डी के सर्जन में पाया जाता है, तो कैल्सीफेरॉल। सही कथन देखिए दूध में विटामिन B1, B2, नियासिन, विटामिन 6, विटामिन B12 आदि पाए जाते हैं, यानी कि पाए जाते हैं। दूध में जो है विटामिन B1, विटामिन B2, नियासिन, विटामिन C, विटामिन B12 आदि पाया जाता है। अति पोषण अल्प पोषण तथा असंतुलित पोषण में से कुपोषण होता है, तो वह होता है अल्प पोषण तथा असंतुलित पोषण से। उसके बाद देखिए सत्य कथन करा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला है कि मानव भोजन में वसा अम्लों का एक भाग होना चाहिए, ये क्या हो जाएगा सत्य है। सामान्य भोजन में जो है 75 ग्राम वसा होनी चाहिए, ये भी सत्य है। उसके बाद है कि मानव शरीर में कोशिकाएं किसी भी प्रकार के वसा अम्लों का संश्लेषण नहीं कर सकती है, गलत हो जाएगा। उसके बाद देखिए आवश्यक वसा अम्लों की अनुपस्थिति में से न्यूनतम रोग उत्पन्न होता है, ये सत्य है। यानी कि 1, 2 और 4 क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। अलसी प्रचुर स्रोत है, तो अलसी जो है प्रचुर स्रोत है ओमेगा 3 यानी कि बस ये अम्ल का। अल्फा
करा कि अल्फा लिनोलेनिक अम्ल यानी कि कार्बन 18 कार्बन युक्त ओमेगा 3 फैट अम्ल का जो है सर्वोत्तम स्रोत है। तो ओमेगा 3 फैटी अम्ल का सर्वोत्तम स्रोत जो है वह है अलसी। दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त पोषकदायक अन्य तत्वों में जो शामिल है तो वह है कैल्शियम और पोटेशियम। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला है कि विटामिन्स बलवर्धक तत्व है जिसकी अच्छे स्वास्थ्य के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक होती है, यह सत्य है। दूसरा है करा कि विटामिन हानिकारक बैक्टीरिया को मारकर शरीर को जो है स्वस्थ रखने के लिए सहायता करता है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, यानी कि केवल एक सही है। उसके बाद देखिए मानव आहार में जो है ग्लाइसिन सेरीन तथा टायरोसिन अनिवार्य रूप से शामिल होना चाहिए, तो यह क्या है, गलत है। अनिवार्य अमीनो अम्ल मानव शरीर में संश्लेषित नहीं किए जा सकते, यह क्या है, सत्य है। सभी अनिवार्य अमीनो अम्ल उपस्थित है तो सोयाबीन तथा पशुओं से व्युत्पन्न खाद्य पदार्थों से पाए जाने वाला प्रोटीन में। हमारे शरीर में हमारे शरीर में त्वचा तल के नीचे जो है विद्यमान वसा अवरोधक का काम करती है, तो शरीर की ऊष्मा के क्षय के विरुद्ध। कार्बोहाइड्रेट वसा प्रोटीन तथा खनिज में वह जिसके जो है चयापचय प्रक्रिया यानी कि चयापचय प्रक्रम से अधिकतम ऊर्जा मिलती है, तो वह मिलता है वसा से। अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ का लगभग जो है 80% पदार्थ होता है, तो वह होता है प्रोटीन। उसके बाद देखिए करा कथन कि असंतृप्त वसा संतृप्त वसाओं की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होता है, ये तो सत्य है। असंतृप्त वसाओं की संरचना में केवल एक आबंध होता है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अन्य पशुओं के मांस की तुलना में मछली का उपयोग या उपभोग स्वास्थ्य अस्थकर माना जाता है, क्योंकि मछली में होता है बहु असंतृप्त वसा अम्ल होता है। उसके बाद देखिए आहार उत्पादनों के विक्रय में जुटी एक कंपनी यह विज्ञापन करती है कि उसके उत्पाद में ट्रांस वसा यानी ट्रांस फैट नहीं होती है। उसके इस अभियान का उपयोग के उपभोक्ता के लिए क्या अभिप्राय हो जाएगा। तो पहला देखिए कराय कंपनी के आहार उत्पादक यानी हाइड्रोजनीकरण तेलों से नहीं निर्मित किए जाते हैं, ये तो सत्य है। उसके बाद है कंपनी के आहार उत्पादन ने पशु उत्पन्न वसा तेल से नहीं निर्मित किया जाता है, ये भी सत्य है। कंपनी के द्वारा जो है प्रयुक्त तेल संभवताएं उपभोक्ता के हृदय वाहिका स्वास्थ्य को क्षति नहीं पहुंचाएगा, ये भी सत्य है। यानी कि तीनों के तीनों कथन क्या है, सत्य है। उसके बाद देखिए अंतःस्रावित ग्रंथियां और हार्मोन, जैसे जनन ग्रंथियां जो है वह होता है प्रोजेस्टेरोन, पीयूष ग्रंथियां से जो है वृद्धि हार्मोन, और अग्ना से जो है इंसुलिन निकलता है, और अधिवृक्क से जो है कार्टिसोन निकलता है। हार्मोन और स्रावित अंग देखिए, जैसे प्रोजेस्टेरोन जो है यह गर्भाशय यानी कि महिला का है, यानी मादा जो है हार्मोन है, यह जो है गर्भाशय से आती है। टेस्टोस्टेरोन यह जो है अंडाणु है, अंडाणु या अंडाशय से। और थोरक्सिन जो है यह थायराइड से आता है। उसके बाद देखिए यदि किसी प्राणी को कार्बोहाइड्रेट से भरपूर चीज़ें खाने को दी जाती है तब उसके रक्त में शर्करा का सांद्रता स्थिर बने रहने की प्रवृत्ति होती है। इसका कारण यह है कि प्राणियों के मामले में क्या होगा, अग्नाशय के हार्मोन ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करते हैं। अगर अग्नाशय में खराबी हो तो इंसुलिन और ग्लूकागोन नहीं बनेंगे। अग्नाशय को पाचन रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन है, तो वह है सिक्रेटिन। मधुसूदनी इंसुलिन अंतःस्राव हार्मोन एक है, तो वह है पेप्टाइड है। इंसुलिन होता है एक प्रोटीन। टीन, तांबा, जस्ता तथा एल्युमिनियम में से इंसुलिन में मौजूद धातु है, तो वह है जस्ता। उसके बाद देखिए उदकमेह यानी कि डायबिटीज इंसिपिडियस वाले व्यक्तियों को प्रायः प्यास लगती है, तो यह क्या हो जाएगा, सत्य है। उदकमेह वाला जो व्यक्ति बेसोप्रेसिन के अतिशय स्राव से जो है ग्रस्त रहता है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। उसके बाद देखिए कथन करा कि विक्सी पीने से जो है मूत्र त्याग की बारंबारता बढ़ जाती है, तो ये तो सत्य है। उसके बाद अल्कोहल के अंतर्ग्रहण से शरीर में जो है बेसोप्रेसिन का स्राव बढ़ जाता है, ये क्या है, गलत है। ग्लाइसिन हीमोग्लोबिन और हिस्टोमिन इंसुलिन में से वह किसकी यानी कि जिसकी कमी से जो मनुष्य में मधुमेह होता है, तो मधुमेह जो होता है इंसुलिन की कमी से। इंसुलिन का उत्पादन किया जाता है तो आइलेटस ऑफ लैंगरहैंस के द्वारा किया जाता है। मानव हार्मोन इंसुलिन उत्पादन होता है, तो यह होता है अग्नाशय में। इंसुलिन एक प्रकार का है, तो यह एक प्रकार का हार्मोन है। साइटोकाइनिन, इथिलीन और इंसुलिन तथा जिबरेलिन में से पादप हार्मोन नहीं है, तो इंसुलिन जो है यह जंतु हार्मोन है। इंसुलिन थायरोक्सिन और एस्ट्रोजन साइटोकाइनिन में से पादप हार्मोन है, तो वह है साइटोकाइनिन। इंसुलिन, थायरोक्सिन, साइटोकाइनिन तथा
एस्ट्रोजन में से पादप हार्मोन है तो वह है साइटोकाइनिन। इंसुलिन, थायरोक्सिन, एस्ट्रोजन और साइटोकाइनिन में पौधे वृद्धि हार्मोन प्लांट हार्मोन है तो वह है साइटोकाइनिन। इंसुलिन प्राप्त होता है तो डहेलिया की जड़ों से। शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तन होकर भंडारित रहता है तो यकृत में। यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है तो ग्लाइकोजन के रूप में। माँ और शिशु के बीच गले लगना तथा चुमना प्रेरित करता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। माँ और शिशु के बीच जो है गले लगना या चुमना प्रेरित करता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। कैराटीन, फाइब्रिन, ऑक्सीटोसिन तथा कोलाजन में से प्रोटीन नहीं है तो वह है ऑक्सीटोसिन। वह ग्रंथि जो दूध निष्कासन यानी हार्मोन ऑक्सीटोसिन का स्रावित करती है तो वह है पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि अपने प्रेरक हार्मोन की वजह से अन्य अंतःस्रावित ग्रंथियों की जो है स्राविक सक्रियताओं को जो है नियंत्रित करती है। वह अंतःस्रावित ग्रंथि जो पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र कार्य कर सकती है तो वह है प्रावटु ग्रंथि। गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए सुई लगाई जाती है ऑक्सीटोसिन हार्मोन की। उसके बाद देखिए करा कि सूखा सही गुणता से संबंधित हार्मोन है तो वह है एब्सिसिक अम्ल हो जाएगा। थायरोक्सिन है तो यह एक हार्मोन है। आयोडीन मुक्त हार्मोन है तो वह है थायरोक्सिन। आयोडीन युक्त नमक उपयोगी होता है क्योंकि थायरोक्सिन ग्रंथि का नियंत्रण करता है। थोराइड ग्रंथि का नियंत्रण करता है। उसके बाद देखिए कथन कारक है कि पहाड़ी क्षेत्रों में जो है ग्वाइटर यानी घेंघा रोग का एक सामान्य बीमारी है, ये तो सत्य है। पहाड़ी क्षेत्रों में लोगों को भोजन में आयोडीन की मात्रा कम हो जाती है, ये भी सत्य है। यानी ए और आर दोनों सत्य है, आर ए का सही व्याख्या भी कर रहा है। आयोडीन युक्त हार्मोन थायरोक्सिन है तो वह है एक अमीनो अम्ल। थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाली अंतःस्रावित हार्मोन है तो वह है TSH। थायरोक्सिन टेस्टोस्टेरोन, इंसुलिन तथा एड्रिनल हार्मोन में से आयोडीन है तो वह है थायरोक्सिन। उसके बाद देखिए क्रोध, भय, खतरा ये जो अनुभूति होती है यह एड्रिनल हार्मोन से। जबकि स्त्री हार्मोन है यानी कि मादा हार्मोन है तो वह हो जाएगा एस्ट्रोजन। जबकि ग्लूकोज है इंसुलिन और गंध के बोध से साथी को जो है आकर्षित करता है तो वह करता है फेरोमोन। लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है तो लड़ो उड़ो हार्मोन जो है एड्रिनल हार्मोन को कहा जाता है। वह हार्मोन जिसके स्रावित होने से हृदय गति बढ़ जाती है तथा उत्तेजना का अनुभव होता है तो वह हो जाएगा एड्रिनल हार्मोन। परितृप्ति एवं प्यास के केंद्र मानव मस्तिष्क के जिस भाग में अवस्थित है वह है हाइपोथैलेमस। एस्ट्रोजन उत्पादित होता है तो एस्ट्रोजन जो उत्पादित होता है वह होता है पुटिका के द्वारा। एस्ट्रोजन है यह एक हार्मोन है। स्त्री में जो है रजोनोवृत्ति के पश्चात जिस हार्मोन का उत्पादन समाप्त हो जाता है वह है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। मानव शरीर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला है कि किसी व्यक्ति द्वारा जो है व्यायाम करने पर जो है सोमेटोप्रोटीन का जो है ट्रोपिन का उत्पादन बढ़ जाता है, ये तो सत्य है। पुरुषों की अंड ग्रंथियां प्रोजेस्टेरोन उत्पन्न करती है तो ये गलत हो जाएगा। महिलाओं की अधिवृक्क ग्रंथियां जो है टेस्टोस्टेरोन उत्पन्न करती है, ये भी गलत हो जाएगा। और जबकि प्रतिबल के कारण अधिवृक्क ग्रंथियां जो है सामान्य की तुलना में बहुत ही कम मात्रा में कॉर्टिसोल मोचित होती है तो ये जो है क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। 1 और 4। उसके बाद देखिए हार्मोन तरह की टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, जबकि एंजाइम जो है लाइपेज है। उसके बाद फास्फोलिपिड क्या है, लेसिथिन है। लेसिथिन या क्या है तो फास्फोलिपिड है। जबकि बहुलक क्या है, पॉलीथीन है। पॉलीथीन एक बहुलक है। उसके बाद क्या करा कि निम्न पर विचार करें। पहला है कि यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, ये तो सत्य है। इसका रस एक विशेष प्रकार की कोशिकाओं से स्रावित होती है तथा क्षारीय होती है, ये भी सत्य है। इसके रस को जो है पुण्य पाचक रस भी कहा जाता है, ये भी सत्य है। यानी यह जो है तीनों बात कर रहा था अग्नाशय के बारे में। यकृत और पसीने की ग्रंथि अंतःस्रावित ग्रंथि तथा गुर्दे से मनुष्य के शरीर में बहिनीहीन होता है तो वह होता है अंतःस्रावित ग्रंथियां। मानव शरीर में रक्त कैल्शियम और फास्फेट को जो है विनियमित करता है तो वह करता है प्रावुट यानी कि पैराथायरॉयड हार्मोन। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है तो वह है यकृत। मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावित ग्रंथि है वह है पिट्यूटरी। प्लीहा, अग्नाशय और अपेंडिक्स तथा पित्ताशय अंगों में से पित्त का संचय होता है तो वह होता है पित्ताशय में। शरीर में पित्त का निर्माण होता है यकृत में। मानव शरीर के संदर्भ में कौन सा जो है कथन सत्य है। पहला है कि HCl जिसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं तो जो है कि मौजूदगी की अनुक्रिया के रूप में जो है ग्रहणी से
सेक्रेटिन उत्पन्न होता है। यह क्या है? सत्य है। बस ये अम्ल की मौजूदगी की अनुक्रिया के रूप में क्षुद्रांत यानी छोटी आंत से एंटो या एंटेरोगेस्टोन उत्पन्न होता है। यह भी सत्य है। उसके बाद देखिए, चंद्रशेखर आजाद कृषि और तकनीकी विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने एक पदार्थ बनाया जो दलहनी फसलों के पुष्पों के झरने के प्रतिशत को कम कर सकता है ताकि दालों के उत्पादन बढ़ सके। वह पदार्थ है एक वृद्धि हार्मोन जिसे TIVA कहा जाता है। गैसीय स्थिति में पाए जाने वाला हार्मोन है तो वह है एथिलीन। हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त गैस है तो वह है एसिटिलीन। साइटोकाइनिन और एस्पेक्सिक अम्ल तथा एथिलीन में से वह पादप हार्मोन जो मुख्यतः फल परिपक्वता के लिए उत्तरदायी है तो वह है एथिलीन। उसके बाद देखिए, काइक्री। जब चींटियां काटती है तो वे अंतः छेपित करती है, फॉर्मिक अम्ल अंतः छेपित कर देती है। उसके बाद देखिए, निसंत प्राणी है तो वह है व्हेल। हृदय, फेफड़ा, यकृत तथा वृक्क में से वह भाग जो शरीर ताप को नियंत्रित रखता है तो वह है फेफड़ा। सामान्य मानव शरीर का तापक्रम होता है औसतन जो है 98.6 डिग्री जो है फ़ारेनहाइट होती है। मानव यानी मनुष्य के शरीर का समान तापमान होता है तो सेल्सियस में पूछेगा तो 37 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। अगर केल्विन में पूछेगा तो 310 केल्विन हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार करिए। पहला करा है कि फीता कृमि उभयलिंगी है तो ये क्या है? सत्य है। गोल कृमि के अलग अलग लिंग होते हैं, ये भी सत्य है। फाइलेरिया सूत्र कृमि से होता है तो ये भी सत्य है। जबकि गिनी कृमि जो है एनेलिड है तो नहीं, ये गलत हो जाएगा। यानी 1, 2, 3 ही सत्य होगा। उसके बाद देखिए, घटपर्णी अमरबेल और ब्लेड रबट तथा सूरजमुखी में से परजीवी पौधा है तो वह है अमरबेल। माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है तो तना काट से। निम्नलिखित पादपों पर जो है विचार करें। पहला है कि बेगन बिलिया और कार्नेशन, कोको, अंगूर, ये जो है वह पादप जो स्तंभ कर्तन द्वारा जो है प्रवर्धित किया जा सकता है, यानी इसका जो है तना काट के भी इसे लगा सकते हैं। उसके बाद करें निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है कि मौसमी के पौधे का प्रवर्धक कलमव्रत तकनीक द्वारा होता है और चमेली के पौधे का प्रबंधन जो है दाब तकनीक द्वारा होता है। तो ये दोनों क्या है? सत्य है। मानव मस्तिष्क का वह भाग जो निगरन और उल्टी का नियंत्रण केंद्र है तो निगरन और उल्टी का केंद्र माना जाता है मेडुला ऑब्लोगेंटा को। उसके बाद कथन देखिए और कारण देखिए। कथन है कि सोते समय तीव्र प्रकाश अवांछनीय होती है और कारण है कि तीव्र प्रकाश में शरीर में जो है मेलाटोनिन का उत्पादन अधिक होता है। तो ये गलत है, जबकि ये सत्य है। उसके बाद देखिए, रोग एवं उपचार के बारे में। शरीर के जोड़ों में गठिया रोग यानी कि आर्थराइटिस होता है तो वह होता है यूरिक अम्ल के जमाव से। मिलावटी सरसों के तेल में जो है पके भोजन को खाने वाले लोगों में होने वाली खतरनाक ड्रॉप्सी का कारण है। तो जैसा कि भारत में हुआ है तो सरसों के तेल में जो है अर्जीमोन तेल की मिलावट सरसों के तेल में जो है साइनाइट अंश उजाला रंग करने वाली मिलावट आदि होती है। उसके बाद देखिए, यह एकल कोशिका के रूप में उत्पादन होता है और ऐसे निर्दयी रोग का रूप धारण कर लेता है जिससे प्रतिवर्ष लाखों लोग मौत के घाट उतारे जाते हैं। पर वैज्ञानिक धैर्यपूर्वक इसके सदस्य यानी कि रहस्यों का उद्घाटन करने में लगे हैं और इसके विरुद्ध संघर्ष एक नाटकीय मोड़ पर पहुंच गया लगता है कि वे विरुद्ध युद्ध में नई खोज श्रेष्ठता सिद्धता के लिए विश्वास और आशा का संचरण कर रही है। यह उद्भव जो है कैंसर के लिए माना जा रहा है। जैविक रूप से जो है संश्लेषित नैनो कणों का उपयोग एक नई परिस्थिति की मित्र तकनीक है जिसकी कैंसर उपचार में बॉडी संभावनाएं हैं। इस तकनीक में से एक पौधे के निचोड़ का उपयोग करते हैं। यह पौधा है तो वह है पार्थिनियम। क्या है? तो पार्थिनियम है। अल्कोहल के अल्कोहल के निराविशन के लिए मानव अंग में उत्तरदायी है तो वह हो जाएगा यकृत। मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग है तो वह है प्लीहा यानी कि तिल्ली। प्लाज्मोडियम परजीवी की वाहक है तो प्लाज्मोडियम परजीवी की वाहक है वह है मच्छर। मक्खी तथा जू में से प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है तो वह है मच्छर। मलेरिया तथा डेंगू में ज्वार मच्छर की काट और मानव प्रजाति तथा मच्छर प्रजाति में से उभयनिष्ठ नहीं है तो वह है मच्छर प्रजाति। उसके बाद देखिए, स्कर्वी, डेंगू, निमोनिया तथा दम्मा में से वह रोग जो कीट के काटने से होता है तो वह है डेंगू एक बुखार है जो उत्पन्न होता है तथा दूसरे मनुष्य में पहुंचाता है तो वायरस और मादा एडिस मच्छर के द्वारा। डेंगू बुखार में मानव शरीर में कमी होती है तो प्लेटलेट्स की मात्रा कम हो जाती है। पीला बुखार फैलता है तो एडिस इजिप्ट जाति के मच्छर के द्वारा। वह वैज्ञानिक जिसने यह खोज की कि मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से होता है तो वह खोजा था सर रोनाल्ड रॉस ने।
मलेरिया, कॉलरा तथा जॉन्डिस में से वह रोग जो प्रोटोजोआ द्वारा होता है तो वह है मलेरिया। एक जीव के करा कि एक जीव के संपूर्ण संजीव यानी संजीव सभी जीनों की संपूर्णता का अनुक्रम वर्ष 1996 में पूरा हुआ था, वह जीव है तो वह है प्लाज्मोडियम बाइवेकस। उसके बाद देखिए करा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। करा कि डेंगू मच्छरों द्वारा जो है संचारित प्रोटोजोआ रोग है तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। प्रत्येक नेत्र गुहा पीड़ा डेंगू का लक्षण नहीं है तो ये भी गलत हो जाएगा। त्वचा पितकता, नाक से जो है रक्तस्राव डेंगू के कुछ लक्षण हैं तो ये भी सत्य है। मलेरिया के संबंध में सत्य कथन देखिए, यह मच्छरों द्वारा फैल जाती है, यह दलदली क्षेत्रों में अधिकतर होती है तथा इसके इलाज में जो है क्लोरोक्विन का उपयोग किया जाता है। भारत में मलेरिया जो है 65% रोगियों के लिए उत्तरदायी है तो वह है पी बाइवेक्स परजीवी। पीत ज्वार, डेंगू, चिकनगुनिया तथा जापानी एन्फेलाइटिस रोग में से वह जो टाइगर मच्छरों द्वारा संचालित नहीं होता है तो वह है जापानी एन्फेलाइटिस। एंथोफोबिया का डर है तो वह है पुष्पों का। हाइड्रोफोबिया होता है तो यह होता है विषाणु के द्वारा। किसके द्वारा, तो विषाणु के द्वारा। उसके बाद देखिए मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने से होने वाला रोग है तो वह है मेनिंजाइटिस। मानव शरीर में उर्विका यानी कि फीमर सबसे लंबी स्थिति है, ये तो क्या है, सत्य है। हैजा रोग जो है जीवाणु के द्वारा होता है, ये भी सत्य है। एथलीट फुट जो है विषाणु जनित रोग है, नहीं, ये भी जीवाणु जनित रोग है, यानी कि 3 हमारा गलत है। भारत में जन्मे प्रत्येक 200 शिशुओं में से एक अतिसार से मर जाता है, जिसका कारण है रोटा वायरस है। बातों मत हिस्टीरिया रोग समानता होता है तो वह होता है जवान महिलाओं में। उसके बाद देखिए सिलिकोसिस एक है तो यह है फेफड़ों संबंधित बीमारी। उसके बाद देखिए रक्तचाप यानी एनीमिया होता है लौह तत्व की कमी से, और गाल गुंटू गाटर होता है यह आयोडीन की कमी से। रतौंध यानी नाइट ब्लेंडर्स होता है तो यह विटामिन ए की कमी से, और बेरी होता है विटामिन बी की कमी से। घेंघा रोग हो जाता है आयोडीन की कमी से। आयोडीन उन बीमारियों व्यक्तियों को दी जाती है जो पीड़ित हैं घेंघा रोग से। उन देशों में जहाँ के लोग का मुख्य खाद्यान्न पॉलिश किया हुआ चावल है, लोग पीड़ित होते हैं बेरी रोग से। बीमारी पता करने के यंत्र यानी MRI का मतलब क्या होता है, तो चुंबकीय रेजोनेंस चित्रीकरण। MRI है तो यह एक मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग है। MRI जो है क्या है, तो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग है। जबकि BMD परीक्षण किया जाता है तो पहचान के लिए, तो वह किया जाता है ऑस्टियोपोरोसिस के लिए। BMD परीक्षण किया जाता है अस्थियां रंध्रता हेतु। BMD परीक्षण का पूर्ण रूप क्या होता है, तो बोन मिनरल डेंसिटी। जो मनुष्य यह नहीं समझ पाता है कि कब उसे भोजन करना है और रोक देना चाहिए, वह पीड़ित है बुलिमिया से। जबकि भोजन विषाक्तता का कारण होता है तो सैल्मोनेला बेसिलाई। भोजन का विषाक्तता होना जो है बटू लीज में उत्पन्न होता है तो क्लोरोस्ट्रिडियम के प्रदूषण से। अग्र टापस उपयोग या उपभोग से होता है तो वह होता है प्रदूषित अन्न के। इटाई रोग होता है तो कैडमियम के दीर्घकालीन विषाक्तता से। शरीर में वह स्थिति जिससे कैंसर होता है तो सेलों का जो है अनियंत्रित बहुगुण होना, इससे स्वास्थ्य सेलों का दम घुटना और अंतः मृत्यु हो जाता है। करा कि फेनिल कीटोनमोह उपापचय की जो है जन्मजात भूल का एक उदाहरण है। इस भूल से निर्देशित है तो वह है एंजाइम के वंशागत अभाव का। एक व्यक्ति जो है फेनिकलिटिनूरिया रोग से प्रभावित है तो उसमें मानसिक जड़त्वता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। यदि कोई मानवीय रोग विश्व के वृहत्त क्षेत्र में फैलता है तो उसे कहते हैं तो पेंडेमिक कहा जाता है। DPT का टीका दिया जाता है डिप्थीरिया और कुकुर खांसी और टिटनेस से सुरक्षा के लिए। तृतीयक प्रतिजन DTP बच्चों को दी जाती है तो रोहिणी कुकुर खांसी टिटनेस से बचाव के लिए। DPT का टीका काम नहीं करता है, वह पोलियो के लिए जो है काम नहीं आता है। नवजात शिशु को जो है ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन लगाई जाती है तो कुकुर खांसी, टिटनेस और डिप्थीरिया रोग से प्रतिरक्षी करने के लिए। विषाणु जनित बीमारी है तो ममस और रेबीज और हार्पिस, ये जो है विषाणु जनित रोग है। एड्स डिप्थीरिया है जहाँ काली खांसी में से वह रोग जिसका कारक जीवाणु नहीं है तो वह है एड्स जो है यह वायरस के कारण होता है। ब्लू बेबी नामक प्रदूषी के कारक बीमारी होती है तो वह होता है पेयजल में नाइट्रेट के अधिक विद्यमान होने के कारण। बहुचर्चित बबल बेबी रोग ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि रोगस्त शिशु का उपचार चर्म रहित प्लास्टिक के बुलबुले में जो है किया जाता है। ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी होती है तो शरीर में मेथोग्लोबिन की अधिकता से। चिकित्सीय भाषा में जो है गोल्डन ऑवर कहा जाता है हृदय घात से। बीटा
ब्लॉकर एक औषधि है तो वह है हृदय घात से बचने हेतु। हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए आवश्यक है तो वह है पोटेशियम। पोटेशियम अलपता से संबंधित है तो वह है निम्न रक्तचाप। यदि मूत्र में एल्बुमिन आ रहा हो तो ऐसे व्यक्ति से संभावना होती है तो वृक्क के फैल होने की। लंबे समय तक उपवास रखने की सर्वाधिक प्रभाव शरीर के जिस अंग पर पड़ता हुआ है गुर्दे पर। वृक्क से जो है मूत्र की मात्रा का निस्तारण नियंत्रित होता है, वह हार्मोन है ADH। उसके बाद देखिए आर्सेनिक 74। आर्सेनिक 74 क्या है? ट्यूमर की पहचान के लिए। कोबाल्ट 60 है कैंसर के, और आयोडीन 131 है थायराइड ग्रंथि सक्रियता के, और सोडियम 24 है जो है रक्त व्यक्तिक्रम का। ट्यूमर की पहचान हेतु प्रयुक्त रेडियोधर्मी समस्थानिक है तो वह है आर्सेनिक 74। उसके बाद देखिए कोबाल्ट 60 शरीर के अंतरंग के अवरुद्ध का उपचार किया जाता है। आयोडीन 131 जो है थायराइड अवरुद्ध का उपचार किया जाता है, और फास्फोरस 32 जो है श्वेत रक्त का उपचार किया जाता है, और गोल्ड 198 जो है कैंसर के उपचार में उपयोग किया जाता है। मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति के मापन में प्रयोग किया जाता है तो रेडियम सोडियम का प्रयोग किया जाता है। रक्त कैंसर यानी ल्यूकीमिया बीमारी की रोकथाम के लिए प्रयोग किया जाने वाला रेडियो समस्थानिक है तो वह है फास्फोरस 32 और कोबाल्ट 60। ओंकोजीन संबंधित है तो वह है कर्क रोग से। कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरणीय चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है गामा किरणें की। ट्यूमर संसूचित करने में प्रयुक्त रेडियो समस्थानिक है तो वह है आर्सेनिक 74। रक्त कैंसर को नियंत्रण करने के लिए जो है उपयोग किया जाने वाला रेडियोधर्मी समस्थानिक है तो वह है फास्फोरस 32 और कोबाल्ट 60। ल्यूकीमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है तो श्वेत रक्त कोशिकाओं की तीव्रता एवं प्रयुक्तता के आधार पर कर्क रोग उत्पन्न कर सकता है तथा उसका उपचार भी करता है। वह करता है आयनिक विकिरण के द्वारा। हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग है जिसका वहन जो है स्त्री करती है और जो प्रकट पुरुष में होता है। अधिरक्त स्राव है तो यह एक आनुवांशिक विकर है। रॉयल हीमोफीलिया टे-सेक्स रोग और पुटीय तंतुमय तथा हाइपरटेंशन में से आनुवांशिक रोग लिंग संलग्न है तो वह है रॉयल हीमोफीलिया का। हीमोफीलिया एक आनुवांशिक विकर है जो उत्पन्न करता है रक्त का स्कंदन न होना। हीमोफीलिया ट्यूबरकुलोसिस कैंसर तथा पेशिस में से वह व्याधि जो आनुवांशिक है तो वह है हीमोफीलिया। आनुवांशिक अवस्था है तो वह है डाउन सिंड्रोम, हीमोफीलिया और दांत कोशिका अरक्ता। वह लिंग गुणसूत्र में विद्यमान अप्रभावी जीन के निष्पिंडीय से उत्पन्न होता है तो वह है पेशी दुस्सोवसन। सेरेब्रल पाल्सी एक मस्तिष्क संबंधित विकर है जो समानता पाया जाता है तो छोटे बच्चों में। एल्जाइमर रोग में मानव शरीर का जो अंग प्रभावित होता हुआ है मस्तिष्क। उसके बाद देखिए हाल ही में वैज्ञानिकों ने उस प्रोटीन की खोज कर ली है जो मस्तिष्क के खतरनाक रोग एल्जाइमर को उत्पन्न करता है। वह प्रोटीन है इमिलाइड पिक्रस प्रोटीन। हानिकारक विकिरणों से सबसे कम सुप्रभाव अंग है तो वह है मस्तिष्क। मनुष्य के अंगों में हानिकारक विकिरणों से सर्वाधिक सुप्राय है तो वह है आँख। पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश करता है तो दूषित भोजन तथा जल से। पोलियो का कारण है तो विषाणु। पोलियो के टीके की खोज की थी तो जोहान साल्क ने किया था। साल के टीका संबंधित है तो वह है पोलियो से। वह बीमारी जिसके लिए जो है ट्राइवेलेंट के स्थान पर जो है बाइवेलेंट ORB देने का निर्णय भारत सरकार ने किया था तो वह है पोलियो। एथलीट फुट बीमारी होती है तो वह होता है फफूंद से। ब्रेन की बीमारी को पहचाना जाता है तो EEG के द्वारा पहचाना जाता है। EEG से G से अंग की कार्य प्रणाली प्रकट होती है वह है मस्तिष्क। पैथोजिन जो सामान्य जुकाम के लिए उत्तरदायी है तो वह है रिनोवायरस। विषाणु संक्रमित कर सकते हैं तो जीवाणुओं को जो है कवक को तथा पादपों से। खुजलाने से जो है खाज मिटती है क्योंकि इससे कुछ तंत्रिकाएं उत्पन्न होती है जो मस्तिष्क को जो है प्रतिहिस्टामिन रसायनों का उत्पादन बढ़ाने को निर्देशित करती है। एनोसीमिया कहते हैं तो घ्राण संवेदना की कमी को जो है एनोसीमिया कहा जाता है। डाउन सिंड्रोम एक आनुवांशिक विकार है जो होता है तो गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण। यकृत रोग जो हेपेटाइटिस बी का कारक है तो वह है DNA वायरस। हेपेटाइटिस बी बीमारी होती है तो यह वायरस के कारण। हेपेटाइटिस रोग में मनुष्य शरीर का सीधा प्रभाव होने वाला अंग है तो वह है यकृत यानी कि लीवर। डिप्थीरिया, मलेरिया तथा हेपेटाइटिस में से वह रोग जो वायरस से द्वारा होता है तो वह है हेपेटाइटिस। सल्फा दवाई कारगर है तो सल्फा दवाई कारगर है जीवाणु द्वारा होने वाली बीमारियों के लिए। यक्ष्मा और कुष्ठ दोनों की चिकित्सा के लिए उपयुक्त है तो वह है एमिनोसैलिसिलिक एसिड। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार आज के समय में जो है सर्वाधिक संख्या में लोग के प्राण लेने वाला रोग है तो वह है यक्ष्मा यानी कि TB। प्रति वर्ष 5 लाख भारतीय एक रोग से मरते हुआ रोग है क्षय रोग। क्या है तो क्षय रोग।
जीवाणु से उत्पन्न रोग है तो वह है तपेदिक। तपेदिक रोग का कारण है जीवाणु। सही सुमेलित देखिए। स्वप्रतिरक्षा रोग है तो वह है संधिवात संधिशोथ। जबकि पामा रोग है तो वह है चिड़चिड़ी। जबकि मानसिक रोग है तो वह है मनोविदलता। क्षय रोग यानी टीबी के परीक्षण हेतु विशिष्ट परीक्षण है तो वह है मेटॉक्स का परीक्षण। खैरा जो है यानी धान की या जस्ते की कमी में, धान में जो है जस्ते की कमी से जो होता है खैरा रोग, और लोहे की कमी से होता है एनीमिया रोग, और आयोडीन की कमी से होता है ग्वाल्टर यानी कि गलगंड रोग, और विटामिन सी की कमी से होता है अस्कर्वी रोग। टिटनेस नामक रोग जाना जाता है तो लॉक यानी कि लकजमा नाम से भी जाना जाता है, या लॉक ज्वार के नाम से भी टिटनेस को जाना जाता है, या धनुष टंकार के नाम से भी टिटनेस को जाना जाता है। मिनीमाता व्याधि जिस धातु की हानिकारक मात्रा के कारण हुई है वह है पारा। मिनीमाता व्याधि का मुख्य कारण है तो वह है पारा विषाक्तता। जापान में 1953 में जो है मिनीमाता व्याधि हुई थी, इन मछलियों को खाने से हुआ था तो पारा द्वारा। प्लेग, पित्त ज्वार, मलेरिया तथा डेंगू में से संक्रमित मच्छर के काटने से नहीं होता है तो वह होता है प्लेग। प्लेग जो है चूहा के काटने से होता है। एलर्जी के कारण होता है तो अस्थमा की बीमारी। यदि एक व्यक्ति केवल दूध, अंडा एवं रोटी का आहार करता है तो वह उसको हो सकता है अस्कर्वी रोग हो सकता है, क्योंकि उसे विटामिन सी नहीं मिल रहा है। आम, पपीता, आंवला तथा बैर में से अस्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है वह है आंवला। रक्षा अनुसंधान विकास संगठन यानी डीआरडीओ ने जो है लुकोसिन नामक एक औषधि विकसित की है। इसका इस्तेमाल किया जाता है लुकोडर्मा के इलाज हेतु किया जाता है। उसके बाद देखिए अनुवांशिक रोग है हीमोफीलिया, हार्मोन की गड़बड़ी है डायबिटीज है, और हिंता जनय रोग है तो वह है रिक्टेस, और कवकी संक्रमण है वह है बिगवर्म। फेफड़ा निमोनिया जो है प्रभावित करता है फेफड़ा को, मोतियाबिंद आँख को, और पीलिया जो है यकृत को प्रभावित करता है। उसके बाद देखिए मलेरिया जो है यह रक्त कोशिकाओं में, फलेरिया जो है लसिका ग्रंथि में, और मस्तिष्क शोध जिसे एंसीफलाइटिस कहते हैं वह मस्तिष्क में होता है, और ल्यूकीमिया यानी श्वेत रक्त होता है यानी बोन मैरो यानी अस्थि मज्जा में। उसके बाद देखिए मेरे मसल्स जो है दीर्घकालीन उपवास है, और क्वासीवर्कर जो है प्रोटीन की कमी के कारण होता है। टीबी जो होता है जीवाणु संक्रमित रोग है। हेपेटाइटिस जो है यह विषाणुजनित रोग है। बच्चों में प्रोटीन की न्यूनतम के कारण जो रोग उत्पन्न होता है उसे मरासमस कहते हैं। प्लेग जो होता है चूहा के काटने से, रेबीज होता है कुत्ता काटने से, टेप वर्म होता है सुअर के अधपके मांस को खाने से, और पोलियो जो होता है विषाणु के कारण से। उसके बाद देखिए गोल कृमि लिमेटोड से होने वाला रोग है तो वह है फाइलेरिया। वायु द्वारा जो होता है टीबी, और पानी के द्वारा होता है कलरा, और संपर्क से होता है सिफिलिस, और घाव के द्वारा होता है टिटनेस। उसके बाद देखिए मलेरिया जो होता है प्रोटोजोआ से, तपेदिक होता है जीवाणु से, दाद होता है कवक से, एड्स होता है विषाणु से, और गंजापन होता है कवक से। उसके बाद देखिए बर्न होता है हीमोफीलिया, और दांत्र कोशिकाओं अतरकता है तो वह हो जाएगा अनुवांशिकी। उसके बाद देखिए निम्नलिखित रोगों पर विचार करें, यानी कि भारत में उन्मूलन हो चुका है तो पहला है डिप्थीरिया का छोटी माता चेचक, तो चेचक का जो है भारत में उन्मूलन हो चुका है। उसके बाद देखिए पिशाचों के काटने से फैलता है तो प्लेग फैलता है जो कि चूहे के, और मच्छरों से होता है तो फलेरिया। विटामिन बी की कमी से होता है बेरी रोग, आंतों को प्रभावित करता है टाइफाइड, और फेफड़ों को प्रभावित करता है निमोनिया। अब बिनुकता की बीमारी है तो वह है आंखों की। मायोपिया दोष है नेत्र की। निकट दृष्टि दोष ठीक किया जाता है आपदा लेंस का प्रयोग करके। दूरदृष्टि यानी मायोपिया वाला व्यक्ति देख सकता है नजदीक की स्थिति वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है। दूरदृष्टि से पीड़ित व्यक्ति को कठिनाई होती है पास की वस्तु स्पष्ट देखने में। आँख का वह भाग जिसमें अंध बिंदु या पीत बिंदु पाया जाता है तो दृष्टि पटल में। रेटिना अपवृद्धि है तो वह है अग्र मस्तिष्क कवसिका। मनुष्य की आंख में प्रकाश से तरंगे स्नायु उद्योग में जो परिवर्तन होता है तो उसे अक्षपट यानी कि रेटिना पर होता है। यदि आंख का लेंस अप्रदर्शित हो जाए तो आंख का रोग कहा जाता है तो मोतियाबिंद उसे कहते हैं। उसके बाद देखिए ब्रॉड स्पेक्ट्रम औषधि है तो वह है क्लोरे मैफिनी का। उसके बाद देखिए तारा विस्फारन है तो वह है एंट्रोपिन का। जबकि स्थानीय संघरानन है वह है इथर, और हृदय की तकलीफ जो है नाइट्रोग्लिसरीन। मच्छर नियंत्रण है तो वह है फैरेट्रिसरीन। मानव आँख की पुतली जिसे एल काइडे के अति अणु विलयन से फैलाई जाती वह है एट्रोपिन। निद्रा रोग नामक बीमारी होता है तो वह होता है ट्रिपेनोसोमा नामक एक कोशिकीय जीव से। स्लीप एपनिया एक भयंकर निद्रा दोष है जिसमें लोग जो है निद्रा में बार बार थोड़ी देर के लिए जो है श्वास से बंधित होता रहता है। उसके बाद देखिए कह रहा है कि एड्स का संचारण होता है। पहला है कि लैंगिक संभोग से, उसके बाद देखिए रक्तदान से, उसके अलावा देखिए अपरा के संपर्क से, और मच्छर और अन्य रक्त सूचक कीट से नहीं होता है।
HIV एड्स रोग नहीं फैलता है तो मच्छर के काटने से। एक रोगग्रस्त मानव शरीर की निम्न अवस्थाओं पर चित्रित कीजिए। पहला है कि सूजे हुए, लसिका पर्व, रात्रि में पसीना आना, स्मृति का लोप हो जाना, वजन का घटना। एड्स में जो है विशिष्ट रक्षा प्रणाली प्रभावित हो जाती है। और उसके बाद कह रहा है कि एड्स में जो है टी लिम्फोसाइड पूर्णतः नष्ट हो जाता है। तो दोनों के दोनों क्या है, सत्य है। HIV द्वारा होने वाला रोग है एड्स है। एड्स का कारण है तो वायरस यानी विषाणु। एड्स से विषाणु होता है तो RNA प्लस प्रोटीन होता है। एड्स के लिए उत्तरदायी विषाणु है तो रेट्रो विषाणु। चिकनगुनिया, यकृत शोथ और HIV एड्स यानी कि उपयुक्त बीमारी में जो है टैटू बनवाने के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जाता है तो वह जाएगा केवल 2 और 3 यानी एड्स जाएगा और क्या जाएगा, यकृत शोथ, जबकि चिकनगुनिया नहीं। वह प्रभेद जो भारत में प्रभावी है तो वह है HIV एड्स संक्षिप्त रूप है तो एक्वायर्ड डिफेंसी सिंड्रोम। एड्स वायरस HTLV यानी तृतीय की खोज किसने किया था, तो रॉबर्ट गेलो ने किया था। एड्स विषाणु के लिए सबसे ज़्यादा आजमाई गई दवा है तो वह है जुडोबुडिन। एलिसा परीक्षण किया जाता है एड्स पहचानने के लिए। बायोलॉजिकल रिसफेरसिंग एक आधुनिक शल्य तकनीक है जिसके द्वारा उपचार करते हैं घुटना, कंधों, नितंबे, एड़ी जैसे कशेरुकी प्राणियों के शरीर के जड़ों को। जापानी एन्सेफेलाइटिस कह रहा है कि जापानी एन्सेफेलाइटिस का कारक होता है वह होता है विषाणु। स्वरों को मानव रिहायशी क्षेत्र से दूर रखना चाहिए क्योंकि जापानी एन्सेफेलाइटिस के उन्मूलन के लिए शरीर में लोहे की कमी से होती है, रक्त क्षीणता हो जाता है। तो आज हम टोटल बायोलॉजी को कवर कर लिए हैं, जो कि ये जो था बुक आपको कवर कराएं। तो ये जो था घटना चक्र का GS पॉइंटर जिसमें रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान दिया हुआ था। तो इसका रसायन विज्ञान जो है अगला वीडियो में कवर कर लेंगे, जीव विज्ञान जो है आज कवर कर लिए हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।